अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, आपको एंटरटेन करने के लिए और दुनिया भर में जो हालात व वाक़यात होते हैं उन पर अपडेट करने के लिए एक मरतबा फिर से हाजिर है। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मैं वंस अगेन खराब गले के साथ इमरान हसन। हमारा सिलसिला जारी है मजीद खराब गले के साथ, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपने आप को सेव कर लूँ। सुबह सुबह लोग कहें कि यार आवाज़ भली नहीं लग रही आपके कानों पे, तो कभी कभी आपकी भी ऐसी हो जाती है, तो आज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इट्स ओके। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। तकरीबन हम हफ्ते के आखिर तक इख्तिताम तक आ चुके हैं। एक और हफ्ता हम ऐसे धक्का लगाते हुए इसको इख्तिताम तक ले आए हैं। इंशाल्लाह खत्म होने वाला है और फिर एक दो रेस्ट डेज मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। आज की सबसे अच्छी खबर आपको बताऊं, एक आपके पास अच्छी बात भी आई नो, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो ये है कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। आज रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, खासतौर पर स्मोक ज़दा इलाकों में बारिश की बात, हल्की बारिश का इम्कान है। जबरदस्त जबरदस्त, ये अच्छी खबर है, सुबह सुबह दे रहे हैं। चलें जी, अच्छी खबर इन्होंने दे दी है। एक अच्छी खबर जो है वो मेरे पास भी है, बल्कि बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं कि अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, खुद को आराम हमने नहीं देना है उस वक्त तक जब तक अच्छा बेहतर ना हो जाए और बेहतर बेहतरीन ना हो जाए। यानी कोशिश जो है वो हर सूरत जारी रखनी चाहिए। अच्छा, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। और यही ओबियसली कामयाबी का रास्ता है। किसी भी शोबे में हम मुख्तलिफ शोबों की बात करते हैं, जो नाकामी से दोचार होने वाले हैं उनको याद रखना चाहिए कि वो क्यों नाकाम हुए, और हर नाकामी इस बात का एक मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी अपने अंदर लेके आती है कि हम अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनका जायजा लें, उनको दूर करें और फिर उनको दोहराने से बचें। यानी कि अगर गलती उस वक्त तक गलती नहीं होती जब तक आप उसे दोहराते नहीं हैं। एक बार हो जाना उसको ऑब्वियस है, चूंकि वो आपको सिखाने के लिए होती है। अगर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको इस वक्त बॉदर कर रहा है और आपको लग रहा है नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता या मैं तो ये कर ही नहीं सकती, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 70 मरतबा नाकाम हुए और आज वो मल्टी मिलियनियर्स हैं, इस वजह से कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ आ जाएं अपनी, क्योंकि आपको पता है अपने उनकी तरफ जाने से पहले कुछ दुनिया भर की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो पहली स्टोरी जो है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड शहर से है, जहां पर एक घर में कोला बेयर जो है वो बिन बुलाया मेहमान बन गया, बेडरूम में दाखिल हो गया और दरवाजों से सामान भी निकालने लगा। वो वाकई में बिन बुलाया मेहमान बन गया, और वो मेहमान जो आके ना आपकी कबर्ड्स भी खोलने लगते हैं, चीजें देखने लगते हैं। तो ये इसकी वीडियो जो है घर वालों ने बनाकर जो है ना वो वायरल, सामान भी खराब कर रहा है ना, मुख्तलिफ जगहों पे है, बहुत क्यूट, लेकिन घर वाले अच्छे से ट्रीट करें। आई होप कि फिर इससे ज्यादा परेशान नहीं हुए होंगे। शौहर किसी तरह इस बियर को बाहर निकालने का रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे। साहब जिनका घर था, इस दौरान बीवी जो है ना उन्होंने मोबाइल फोन निकाला, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूं, और फिर दुनिया भर में ये वीडियो ऑफ कोर्स वायरल हो गई इस जबरदस्त मेहमान की। कभी कभी मुख्तलिफ मेहमान भी आने चाहिए ना, तो सही है, कभी कभी ये चलता है, कभी कभी आने चाहिए, कभी कभी आ जाने चाहिए। अच्छा, ये मेहमान जो होते हैं अच्छे मेहमान होते हैं, इंटरेस्टिंग मेहमान होते हैं। तो जी ऑस्ट्रेलिया की बात आपको बरतानिया ना लेकर चलें जी, बरतानिया चलते हैं, जहाँ पर मलिका एलिजाबेथ दोम की शादी में शहजादा फिलिप के लिए तैयार किया गया केक का एक टुकड़ा जो है, जो अभी तक संभाल कर रखा हुआ था, वो $2,800 में नीलाम कर दिया गया है। 77 साल पुराना ये केक का टुकड़ा है। इसको महफूज किया गया था बड़े खूबसूरत से एक डब्बे में, जिस पर उस वक्त की शहजादी एलिजाबेथ का चांदी का निशान भी मौजूद है। 77 साल तक। अच्छा, अब इसको अगर फरोख्त किया गया तो वो स्टफ ही किया जा सकता है, मतलब इसमें केक वाली तो कोई बात नहीं रही, वो रखा ही जा सकता है उसको निशानी बनाकर। ये जो स्कॉटलैंड का होली रोड है, इसकी खानसामा मारियून पॉलिसन, इस केक का ये टुकड़ा उनको ये तोहफे में दिया गया था, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया। अच्छा, शक्ल इसकी बुरी नहीं है, मतलब शक्ल खराब नहीं है, ऐसा तो लग रहा है, लेकिन यार ये 77 डेज 77 आवर्स भी आप वो प्रिजर्व नहीं कर सकते 77 ईयर्स के बाद, तो इसकी में इतनी कीमत बनती है। फिर बहरहाल उसकी सिग्निफिकेंस को देखा गया है, इसलिए वो इतने ज्यादा जो है पैसों में इसको खरीद भी लिया गया है। बहरहाल जी, अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो है लंदन से ही, जहां पर लंदन की पुलिस जो है वो बहुत ही परेशान है, उसकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। करोड़ों रुपए का पनीर जो है वो चोरी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार ये बहुत बॉदर कर रहा था। फाइनली ये मसला हल कर लिया है पुलिस ने। ये 63 साल के आदमी है जी, उनको हिरासत में लिया गया है। पनीर चोरी। अक्टूबर में 3 लाख पाउंड मालियत का इन्होंने पनीर चुराया, और इस सिलसिले में जो शेफ जेमी है, जेमी ओलिवर, उन्होंने अपने मद्दाहों से भी मदद मांगी थी कि हमें हेल्प करें कि कौन है जिन्होंने किया है। नौसरबाज हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का रूप धारते हैं और फिर पनीर लेके निकल जाते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, लेकिन फाइनली इन आर लैंग्वेज पड़े गए। और ये जो दिखा रहे हैं ना हम विजुअल्स, ये वाली चीज़ जो है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, पूरी दुनिया में मशहूर भी है। ये 22,000 किलोग्राम हाई एंड अवार्ड विनिंग चेडर चीज़ जो है, इस पर इन्होंने ये हाथ साफ किया था। और पनीर की ये वैरायटी जो है आलीशान होटल्स में या फिर शादी की हाई प्रोफाइल
तकरीबात जो होती हैं वहां पर इस्तेमाल की जाती है। वैसे ये चोर एक लिहाज से इंस्पिरेशनल भी हैं चोरों के लिए। पूछे कैसे? चोरों के लिए व्हाई? कि जो कन्वेंशनल चोरी करते हैं ना, पैसे चुरा लिए, सोना चुरा लिया, उन्होंने कहा देयर आर सर्टेन अदर अनकन्वेंशनल मींस एज वेल, आप वो भी चोरी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हजारों डॉलर में ये जो उसका एक व्हील है ना, हजारों डॉलर में मिलता है। बहरहाल वो मुझे लगता है चीज के बड़े दिलदादा होंगे, चीज बड़ी पसंद होगी आपको। मैं कहना चाहूंगा ये चीज चले जी, जनूबी कोरिया से अगली खबर आपको दे, जहाँ पर 800 साल पुराने दरख्त पर खज़ां के पत्तों के रंग देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। अच्छा, इस तरह के विजुअल्स, इस तरह के नज़ारे हो ना तो मैं खुद भी वहाँ पर पहुँच जाऊँ, वहाँ पर सेगमेंट करने के लिए पहुँच जाऊँ। ये पुराना दरख्त है बरगद का, इसकी एक अपनी गेम होती है, अपना लुक होता है इसका, बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है। इस दरख्त को किंगू कहा जाता है, गिंको कहा जाता है। ओके, और फितरत के एक नमूने के तौर पर इसे महफूज रखने की कोशिश की गई है। दरख्त के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं जो जमीन है वो पत्तों से ढकी है। अल्लाह की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस दरख्त हैं। दरख्त बहुत खूबसूरत होते हैं और ये दरख्त उसकी एक बेहतरीन, ऐसा लगता है ना ये नज़ारे जो हैं किसी रोमांटिक मूवी से निकाल के यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है, ज़बरदस्त किस्म के ये नज़ारे और ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ लॉट टू शेयर। हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे बात करें। क्रिकेट उसकी वजह, अच्छा क्रिकेट में थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। पूछे क्यों? बारिश का चांस है मैच के दौरान। आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट के बारिश हो। खैर, ताज़ा तरीन आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग आई है। सही मानों में जो क्रिकेट फैन है, जब जरूरत होती है ना, जिसमें आपको पता है बारिश फायदा दे सकती है, तब दुआएं मांग रहे होते हैं। आज जरूरत नहीं है तो कहते हैं नहीं होनी चाहिए भाई, मैच तो होना चाहिए ना। खैर, हर सूरत में होना चाहिए। आज हम थोड़ा सा, इससे पहले कि हम आज के मैच पे बात करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आईसीसी की जो ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग आई है ना, इसमें शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर आ गए हैं हालिया पॉइंट्स के बाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हालिया वनडे सीरीज है, इसके दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की है और 8 विकेट्स आपको मालूम है उन्होंने हासिल की। वैसे विकेट्स इसमें हारिस की ज्यादा थी, लेकिन पॉइंट्स शाहीन ज्यादा ले गए। उनकी रैंकिंग पहले भी अच्छी थी, टॉप 5 में थे, इस वजह से वो नंबर 1 पर आ गए हैं। खैर, उन्होंने साल भर के तवील वक्फे के बाद बॉलर्स की रैंक में दोबारा से पहला नंबर हासिल कर लिया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को तीसरी पोजीशन पर भेज दिया, जबकि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर जो है राशिद खान, जो कि मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 10 विकेटें हासिल करने वाले हारिस रऊफ, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो 13वीं पोजीशन पर आ गए। और नंबर 1 पोजीशन पर कौन है बल्लेबाजों की रैंकिंग में? बल्लेबाजों की पोजीशन में कौन है? बाबर आजम नंबर 1 है। बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो शाहीन पहले नंबर पर हैं बॉलर्स की रैंकिंग में और बाबर आजम बैट्समैन की रैंकिंग में पहले नंबर पर। सोचना भी मना है। बोथ फ्रेड्स आर बैक वंस अगेन, जिनके बारे में कहा गया था कि कैप्टेंसी के हवाले से कुछ शायद दूरियां भी पैदा हुई हैं। सोचना भी मना है, ये पुरानी बात है, फिर वो सोचा गया और खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अच्छी बात है, बोथ किंग्स आर बैक, वी लव यू गाइस, शाहीन एंड बाबर, आप डिजर्व करते हैं पोजीशन, बस यहीं पे रहिए, इसको पकड़ लीजिए, किसी को देनी नहीं आपने ये नंबर 1 पोजीशन, आपने संभाल के रखनी है। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ आज के मैच की भी, जिसके बारे में एज ऑफ सेट में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। तमाम क्रिकेट फैंस, बुरी खबर ये है कि बारिश हो सकती है और बारिश मैच को डिस्टर्ब कर सकती है। T20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला मैच आज होना है और ये मैच जो है होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे। टीमें ब्रिस्बेन पहुंच चुकी हैं। ये मैच जो है वो बारिश से मुतासर होने का खदशा है, जैसे इमरान ने कहा। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात जो है उसकी ये पेश गोई है और मुझे थोड़ी सी ना यकीन करने का भी दिल कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने कहा कभी कभी उनकी, वो आपको याद नहीं, पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी जो हुआ था, पेश गोई थी जी, मैच नहीं होगा, बारिश हो जाएगी, मैच भी हो गया, अस्सी हार भी गए हो ही जाती बारिश। तो हम इतना भी कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है वो, और वो अमेरिका में था, वो न्यूयॉर्क में था। सो खैर ऐसा नहीं हो सकता, हमारा महकमा मौसमियात और ऑस्ट्रेलिया वो कह रहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बारिश का इम्कान है। सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं सिर्फ 10 स्पोर्ट्स पर बराहे रास्त। आपको पता है 10 स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव एक्शन मेरा वैसे ही बड़ा फेवरेट चैनल है भाई, वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो लोग दुआ कर रहे हैं वो फिर ये दुआ कर लें कि अगर 20-20 का नहीं होता तो 10-10 का तो हो जाए ना, एटलीस्ट हो तो जाए। हम लाइव एक्शंस तो देख लेना कि क्या चल रहा है। वैसे आपसे बड़ा भी एक क्रिकेट फैन है, आपको पता है, मेरे से बहुत बड़े क्रिकेट तो वो है ना, उनकी एक स्टोरी हम लेकर आए हैं ना, उनकी एक स्टोरी। ऑस्ट्रेलिया के ही ये क्रिकेट फैन है जिनको इतना ज्यादा पसंद है क्रिकेट का ये खेल, उनका ये शौक जो है
वो हम कहते हैं बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उन्होंने वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की तारीखी फतह जो है शायकीन को उसने बेहद खुश कर दिया है। और ऐसे ही एक हम क्रिकेट फैन से आपको मिलवा देते हैं। बताएं जी कौन है? वो जबरदस्त फैन है जी, उनके बारे में आप जानते हैं, सोशल पे आपने पढ़ा है और सोशल पे धूम के बाद हमने कहा हमारे शो में आए। ब्रिस्बेन के पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है, तारिक नवीद इनका नाम है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने कोई 800 टिकट्स ही खरीद ली हैं, यू नो, जस्ट टू मेक श्योर 800 टिकट्स इन्होंने खरीद लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। एंड वी नो कि जब आपको क्रेज होता है और टीम फिर अपने यू नो मुल्क से आके मेज़बान मुल्क के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में इतना अच्छा परफॉर्म कर दे तो खुशी की इंतहाएं तो होती हैं। 800 टिकटें लेने का फैसला क्यों हुआ सर? पहले ये बताइए, क्या गिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 माह कबल पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो एज अ फ़ैन, मैं खुद भी एज अ फ़ैन और हमारे दोस्त और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे नेटवर्क में हैं वो शायद इतना खुश नहीं थे, क्योंकि 3-4 सालों से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस शायद उस तरह नहीं थी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसी वक्त ये ख्याल आया, हमारे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में दोस्त हैं इब्राहिम बदीज साहब हैं, अच्छा। उनके साथ मेरी वर्कशॉप्स हुई और हमने कहा कैसे हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही ख्याल आया कि टिकट्स खरीदते हैं और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ मिलकर कोई इवेंट क्रिएट करते हैं। तो दैट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड इट। डाउन द ट्रैक फिर उस प्लान को हमने बनाया। अच्छा तारिक साहब, ये भी खबर आ रही है कि आप बहुत बड़ा कोई ह्यूमन फ्लैग भी बनाने जा रहे हैं मैच के दौरान ही, इसके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, पहला स्टेप यही था कि हम लोगों ने टिकट खरीद ली हैं। तो वैसे तो ये बड़ा एक जेनेरिक सा स्टेप है, आप टिकट्स खरीदते हैं और लोगों को दे देते हैं, लोग आते हैं मैच देखते हैं, लेकिन उसके अंदर फर्दर कोई हमें स्पेसिफिक और स्पेशल कुछ इमोशंस डालने थे, कुछ सेंटिमेंट्स डालने थे, कुछ एनर्जी डालनी थी। तो उसके लिए यही एक बहुत पेचीदा था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी था ये मिशन हमारे लिए कि ह्यूमन फ्लैग बनाया जाए। उस वक्त पर्पस ये था कि जब पाकिस्तानी टीम इधर आए और अगर वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते जैसे कि फैन चाहते हैं उनकी टीमें परफॉर्म करें उनके लिए, तो एटलीस्ट हम लोग उधर हों, हमारा पूरा बे जो आयल है वो पूरा झंडा बना हुआ हो। तो ये एक जेस्चर है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तब भी हम आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट फ्लैग। और उसके अंदर फर्दर दैट्स अ ट्रू फैन स्पिरिट, लिटरली दैट्स अ ट्रू फैन स्पिरिट। ये होना चाहिए कि भाई अच्छा खेल रहे, अच्छा खेलने वाले को तो सब सपोर्ट करते हैं, बुरा जब खेल रही हो टीम या ना करी हो तो तब सपोर्ट करना बनता है, और हम सब इसमें लैक करते हैं, ये पेशेंस नहीं हमें। अच्छा, एक तो ये होता है कि हम यहाँ पे अगर टेलीविजन शोज कर रहे हो ना और कोई मैच आ जाए तो हमसे लोग टिकट्स मांगना शुरू हो जाते हैं कि फलां PSL का मैच आ रहा है, टिकट को अरेंज करवा दे, जैसे हम PCB में। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी तो खबर ही वायरल हो गई। तो क्या दोस्त है आप फोन करें कि सर जरा कोई 1-2 टिकट्स? आप तो मना भी नहीं कर सकते कि मेरे पास नहीं है टिकट। आपके पास तो है। शुरू में जब मैंने लिया था उस वक्त तो मैं ही लोगों की मिन्नतें कर रहा था कि आप ले लें, लेकिन लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और एज अ फ़ैन लोगों के शायद उस तरह जज्बात पुरजोश नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो इंग्लैंड के 2 मैचेस जीते हैं और उसके बाद बहुत तब्दीली आना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त तो सारी टिकटें सोल्ड हैं, बहुत 15-20 दिन पहले से सोल्ड हो चुकी हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, मेरा फ़ोन मुसलसल बज रहा है और लोग टिकट्स की डिमांड कर रहे हैं। लास्ट सवाल है मेरा ये आपसे, और वो है ऑस्ट्रेलिया में आपके ऑक्यूपेशन के हवाले से, समथिंग पर्सनल बट वी जस्ट वांट टू नो, क्योंकि माशाल्लाह आप एक कामयाब पाकिस्तानी हैं, दैट्स व्हाई वी परचेज्ड 800 टिकट्स। कब से मुकीम है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें बताइए। जी, मैं 18 एज ए सेड बिफोर 17-18 साल से मैं यहाँ पर मुकीम हूँ। मेरे बच्चे सब ऑस्ट्रेलियन बोर्न हैं और अच्छा, मैं खुद भी ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी आप कह सकते हैं, पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन हूँ और मैं सिर्फ पाकिस्तान को ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, क्रिकेट एज अ होल, एज अ मल्टीकल्चर और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स और वेरी यूनिक ये गेम है जिसमें इतने ढेर सारे कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होते हैं क्योंकि इमोशनली बहुत टची है। मैं पिछले 18 साल से बस बिजनेस कर रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के, कुछ सर्विस स्टेशंस के मेरे बिजनेसेस हैं, कुछ कार्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। राइट तारिक भाई, आपसे मिलके आपको जान के बहुत अच्छा लगा हमें, और अगर कोई टिकट मांग रहा है अब तो आप दे दें, वैसे इट कैन बी अ गुड बिजनेस डील एज वेल। तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे, ऑल द बेस्ट ह्यूमन फ्लैग बनाने के लिए। एक अच्छी बिजनेस डील भी हो सकती है ना, आप बड़े मैच के टिकट्स ले लें एंड देन सेल देम व्हेन पीपल नीड इट। खैर उन्होंने ऐसा हो सकता है अपने फैन और अपने क्रिकेट फैन होने की वजह से या क्रिकेट से मोहब्बत की वजह से वो एक ना जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे एक मेरी PSL के टीम के हेड थे, उनसे बात हुई, टीम ऑनर से। आपको पता है लाहौर कलंदर्स ने एक दफा पूरा एक जो वो लेके ना इंक्लोजर, वो जो शहीदों के बच्चे हैं
उनके नाम किया था। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। जब हमारी राना साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने सोचा कि ये किया जाए, तो वो उन्होंने पूरा इंक्लोजर नाम कर दिया, तो वो फ्री में आके शहीदों के बच्चों ने मैच देखा। सो क्यूट, फाइनली वो जीत गए। वो जीत भी गए, शायद उन्हीं की दुआएं लग गई होंगी ना, तो ऐसा होना चाहिए। खैर इस इंटरेस्टिंग मैच में क्या होता है हम आपको बताएंगे। फिल वक्त उधर का मौसम तो छोड़िए, इधर के मौसम की थोड़ी बात कर लें। इधर के मौसम में कुछ तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू करते हैं। आपको बता भी देते हैं कि कितना टेम्परेचर किस शहर में रहेगा, तो उसके लिए मैं प्लीज बताइए जी, टेम्परेचर बताइए क्योंकि टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, क्योंकि यहाँ पर खुनकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर कम से कम रहेगा टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम रहेगा 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ऑल द वे कम से कम यहाँ पर रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद पेशावर जहाँ पर कम से कम रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में कोयटा की बात कर लेते हैं जहाँ पर कम से कम रहेगा 3 ठिठरती हुई सर्दी होने वाली है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी शुरू हुई है 3 वाली, ये तो माइनस में जाएगा और बहुत ज़्यादा माइनस में जाएगा। उसके बाद पता चलेगा ठिठरती सर्दी है। वादी कोयटा अच्छा मौसम, सर्द मौसम, लेकिन वो सम टाइम जिंदगी को मफलूज भी कर देता है। दूसरी जानिब हमने आपसे एक और मामला भी जिंदगी को मफलूज किए हुए है ना, किए हुए है, और उसकी हमने खबर भी आपको दी थी। उस पे शायद इसका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा आएगा अगर बारिश हो गई। वो है स्मोग, बारिश की पेशगोई मौजूद है। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, दुनिया भर का इनफैक्ट इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आलूदा तरीन शहर है। और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 पॉइंट से ऊपर चला गया है। दूसरे नंबर पे मुल्तान, देन पेशावर के हवाले से मेरी बड़ी तशवीश है, पेशावर में नहीं होना चाहिए। पेशावर का तीसरा नंबर है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बारे में नहीं आप सुन रहे? सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, पेशावर साइज वाइज भी इतना बड़ा शहर नहीं है पिंडी इस्लामाबाद की, पिंडी की निस्बत खास तौर पे ऐसा ही है। और फिर उसको फूलों का शहर भी कहा जाता है, और साथ पहाड़ी इलाका फिर आगे शुरू हो जाता है जाके। तो मुझे थोड़ा सा है कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि आज से जो लाहौर है और इसके मुख्तलिफ साथ के इलाके हैं इसमें बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद है, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यहाँ पे भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के भी कुछ इलाकों में बारिश, यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉग और धुंध जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हद निगाह जो है वो इंतहाई मुतासिर है, ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है यहाँ पर ठोकर न्याज बेग से गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह और इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। एहतियात करें, दिन में ट्रैवल करें और कोशिश करें आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए। गाड़ी की जो फोग लाइट्स हैं, फोग लैंप्स उसमें हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी की जरूरत नहीं है तो निकले ही मत। निकले ही मत, फिटनेस चेक कर लें गाड़ी की ताकि आप ड्राइव करते हुए खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो। इस पे आपको अपडेटेड रखेंगे। येट अ क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और क्या है आपके लिए वो तो ब्रेक के बाद बताएंगे ना आपको। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपको पता है कि हम इस शो के अंदर एक सेगमेंट जो है लाजमी ऐसा रखते हैं जिसमें आपको मुल्क की सियासत के बारे में बताए। वैसे तो हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका मौक़िफ़ रखते हैं, उनके रहनुमा, उनके लीडर्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम कोशिश करते हैं कि कुछ एनालिस्ट जो हैं जिनकी बात ऐसी वज़नदार होती है, जिनके तज्ज़िये ऐसे दबंग होते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वो बोल रहे होते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे एनालिस्ट को आज अपने शो में बुलाते हैं और उनसे जरा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल ओवरऑल क्या है उसके बारे में। वो खुद भी मुत्तफिक होंगे या नहीं चले। एक तो ये कि मैं व्हाट आई बिलीव इन, कुछ आपको सियासी मौज़ूआत अच्छे लगते हैं और कुछ आपको सियासी तज्ज़ियाकार अच्छे लगते हैं, और उनके आप लाइट हार्टेड किस्म के मौज़ूआत के ऊपर जो तबसरे हैं यू लाइक देम, यू नो। इसी हवाले से हमने आज बात करनी है। फिर वक्त में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, खबरें शेयर करना ज़रूरी है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे वज़ीर दिफा है, आपको मालूम है, एक शख्स ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उन्हें कुछ थ्रेट्स भी किए। और लंदन के अंदर पाकिस्तान में वो नहीं थे। और जो बदतमीज़ी करने वाले हैं उनके हवाले से फिर एक प्रेस टॉक भी की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनकी किस्मत में गाड़ियों के पीछे भागना है और हमारी किस्मत में पाकिस्तान की खिदमत है। तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको मौका मिला था, करते ना परफॉर्म, आपने क्यों परफॉर्म नहीं किया, ऐसा क्या है जो आप बता सकते हैं कि आपने किया है। खैर ये वो सारी बातें, एक तो हमने इस पे बात करनी है। विद दैट जो आईनी बेंच बनाया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर। जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है आपको पता है, और फिर तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल 24 नवंबर द डी डे, क्या वो आ रहा है और वो आके रुक रहा है। इधर जो अमीन गंडापुर वंस अगेन कह रहे हैं। अब आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि कौन से तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा दिखाइए कैमरे के ऊपर कौन है हमारे साथ।
इनको तारुफ चाहिए, इनको तारुफ नहीं चाहिए। हमें साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। यू वॉच हिम एवरी डे ऑन डिफरेंट चैनल्स। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं फिट। कैसी होती है सुबह आपकी? ट्रैक सूट तो बता रहा है कि अभी अभी हमने आपको जॉगिंग ग्राउंड से बुला लिया भट्टी साहब। हाँ डेफिनेटली। मैं नहीं, इस वक्त तो मैं सो चुका होता हूँ। अच्छा, दोबारा से जाग के फिर सो चुके? दोबारा से फजर पड़ी, उसके बाद वॉक करने के बाद सो गया। और फेवरेट वेन्यू कौन सा है आपका यहाँ पे वॉक करने के लिए? कहाँ पे ज्यादा? हमारा I8 में मैं रहता हूँ। अच्छा। I8 में कचनार पार्क, अच्छा, कमाल का पार्क है और बड़ा मज़े का हमारा ग्रुप है। रिटायर्ड बाबे हैं, यानी एक्सपायर बाबे तो वो सारे बाबे हमारे साथ होते हैं। अच्छा। तो इन बाबों में कोई सियासतदान बाबे भी हैं? हाँ, सारे एक से बढ़कर एक सियासत। यही तो वो ट्रंप को नहीं पता होता जो उनको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्बर्ट है, एल्बर्ट अरशद हो गया, इब्राहिम, इसाक वड़ाइच, हमने मुख्तलिफ नाम, काली चरण। अच्छा, वाह। एक का नाम है, दूसरे का नाम है, ये रखे गए हैं नाम। काली चरण। हाँ, काली अच्छी मियाँ हमारा एक बड़ा पिंडी का बन्नी का। अच्छा। और ये और इसके अलावा इब्राहिम, इसके अलावा याज बंगश, इसके अलावा खुदादाद लक, इसके अलावा अरशद ज़मान। मतलब आप बहुत वेस्ट कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, कुछ दौड़ के और कुछ अपने तज्जियों से। सुबह जो है ना आपकी बड़ी खुशगवार होती है। सुबह हम सियासत कोई नहीं डिस्कस करते यार, और हमने आपको बुला लिया सियासत डिस्कस करने के लिए। ये तो सुबह नहीं है ना, अभी सुबह नहीं है। अब सुबह क्या करें, थोड़ी थोड़ी सुबह हमारे। अच्छा चले, हम अब जरा क्विकली आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ वाक़या हुआ, मेरे नज़दीक नाखुशगवार है, लेकिन आप अपनी राय महफूज रखते हैं। कैसे देखते हैं इस वाक़े को? और इस वाक़े के बाद फिर एक रिएक्शन भी आया और अब कुछ उस पर रिपोर्ट्स वगैरह भी मुरतब की जा रही हैं, लेकिन आप हाउ डू यू सी दिस? तशद्दुद होते होते रह गया, क्योंकि वो चाकू निकाल के भी बात कर रहा था कि मैं आपको चाकू मार दूंगा। इस तरह की सिचुएशन आपको लगता है इस हद तक जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि काजी फैज़ ईसा के साथ हुआ एक बेकरी पर इधर, फिर काजी फैज़ ईसा के साथ हुआ लंदन में, फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ उनके घर के बाहर, फिर नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज़ के साथ हुआ स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में, फिर ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, फिर नवाज शरीफ रात को और वो और मरियम नवाज़ लंदन पहुँचे तो उनके साथ हुआ। मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि मैं आपके ख़िलाफ़ अगर इhtजाज करूँ तो बदतमीज़ी करूँ या बदतहज़ीबी करूँ या कोई धमकियाँ दूँ या कोई बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ। बिलो द बेल्ट कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल। क्या हम ये वजह क्या हम ये वजह दे सकते हैं? इसको एक बारीक सी लाइन पे मैं और आप खड़े हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। बारीक लाइन क्या है कि ये बदतमीज़ी बदतहज़ीबी नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब के साथ भी कल हो सकती है, ये बुशरा बीबी के साथ भी हो सकती है, ये मेरे और आपके साथ नहीं। लेकिन मैं पता है क्या समझता हूं, सॉरी आपकी राय बड़ी मुकद्दम है और आप सारी बातें सीनियर है, लेकिन ये है कि हमें इस लेकिन में जाना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हुआ तो उसका नतीजा है। हमें आपको नहीं लगता कि हमें इस पे आके बीइंग एक्सपर्ट हमें रुक जाना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्यों? इhtजाज होना चाहिए। नहीं, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात। हाँ, इhtजाज होना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि आपने गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा आसिफ साहब की आपने जो बहुत गलत हुआ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान आपने देखी है कभी असम्बली में या असम्बली के बाहर? आप नवाज शरीफ साहब के साथ या मरियम नवाज़ के साथ हुआ, अब और मरियम औरंगज़ेब को आप जस्टिफाई करेंगे स्विट्ज़रलैंड में होना और जबकि पूरा पंजाब स्मोक में डूबा हुआ? ज़ुबान तो खान साहब भी को बहुत अच्छी इस्तेमाल नहीं करते रहे। नहीं, खान साहब के अली अमीन गंडापुर ने भी बारात लाने का कह दिया। हम बात अली अमीन गंडापुर को तो कोई नहीं पूछता, उनको तो कोई नहीं कहता। नहीं, कोई नहीं, ज़बान तो उनकी भी अच्छी नहीं रही, थोड़ा सा बैलेंस कर लें। नहीं, नॉट एट ऑल। अली अमीन गंडापुर, जब मैं ये तो जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप किसको पूछते हैं या आप ये जिम्मेदार नहीं कि मैं किसको पूछता हूँ। मुझे तो अली अमीन गंडापुर जब मरियम नवाज़ के खिलाफ बोलता है तो मैं उस पर की मजम्मत करता हूँ कि भाई आपको किस हक ने, बंदे ने हक दिया कि आप उनकी प्लास्टिक सर्जरी पे बात करें, उनकी खातून होने पे बात करें। बिल्कुल सही। इमरान खान जब गुफ्तगू उन्होंने मरियम नवाज़ को इनको कहा, बातें की, तो हमने उन पर भी तनकीद की। इशू ये नहीं है, आप मिसाल के तौर पे अब नवाज शरीफ, आप मरियम औरंगज़ेब को जस्टिफाई करते हैं, हमें कमरे के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है पंजाब में, और वो बैग उठा के जनेवा में फिर रही हैं। क्यों? मरियम नवाज़ का तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, चलो बनता है कि वो इलाज के लिए गई है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला है। तो लेकिन मरियम औरंगज़ेब को किसने कहा? पर वज़ीर माहौलियात हैं, सीनियर वज़ीर हैं, व्हाई शी इज़ देयर। बिल्कुल ठीक। फिर दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ताक़ुब करते हैं, अंडे और टमाटर फेंकते हैं, और ये है कि ये गंदे गंदे नारे मारते हैं। नवाज शरीफ साहब, मैंने
फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, और ये मुझे कोई नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए, न्यूट्रल बनने के लिए मैंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं की कि मुझे, क्योंकि मैं इसको अंदर से समझता हूँ। कल मैं अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ बाहर निकलूँ, किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो वो उसके सामने मेरे साथ बदतमीजी करे नहीं, उसको विद इन लिमिट रह के जो करना है वो करता रहे, लेकिन ये नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पता है कि क्या डील, जब ढीलों और चोर दरवाजों और पतली गलियों के पीछे आप भागेंगे तो लोग आपकी गाड़ियों के पीछे भागेंगे। जब आप इक्तदार और पैसे का ताकुब करेंगे, लोग आपका ताकुब करेंगे। जब आप गंदे गंदे काम करेंगे तो लोग गंदे गंदे नारे मारेंगे। इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, फिर हम अगले मौजू पे चलते हैं कि ये ढील ये सबके करियर का हिस्सा रही है सियासत के अंदर। तो भागते इन्हीं के पीछे लोग सिर्फ क्यों हैं, या अगर भागते हैं तो उनकी लीडरशिप उनको ये बात क्यों नहीं कहती कि आप एहतजाज ज़रूर करें जैसे कि आप बात करें, लेकिन तमीज़ के इखलाक के दायरे में रहकर करें। उस बात को कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस जस्टिफाई क्यों कर दिया जाता है जो कल किसी की जान भी लेके जा सकती है, वो चाहे कोई रिटायर्ड जज हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा सान्या हो सकता है, और सान्यात हुए हैं। एहसन इकबाल साहब पे फायरिंग हुई है, इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई है, तो ये मामलात ये सबके लिए नुकसानदेह हैं। अब आपने दो बातें की, एक के इनके खिलाफ ही क्यों करते हैं। आप मुझे बताएं, आप ईमान से बताएं कि अगर हम गैर जानबदार अगर सोचें, मैं मुबैना लगा रहा हूं क्योंकि हम टीवी पे बैठे हैं, ये सीट जिस पे नवाज शरीफ जीते हुए हैं ये उनकी सीट है। इलेक्शन कमीशन तो कहता है, लेकिन जाहिर बात है तहफ़्फ़ुज़ात है। नहीं तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है, उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, उन्होंने हल्फ उठा लिया, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं कि ये सीट उनकी मुबैना तौर पर नहीं है। ये कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद की सीट है, तो फिर क्यों ना कोई बात करे। सही। तो आप 3 दफा के वजीर आजम थे, आपको यानी नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि शहबाज शरीफ का मैंडेट जाली है, मरियम नवाज का मैंडेट जाली है। आप पॉलिटिक्स में अखलाकियात की बात कर रहे हैं, और जो कम पाई जाती है। आप भी अखलाकियात की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जान के दर पे ना, बाकी जो भी हो। अच्छा, मेरे ख्याल से सीज फायर करके अगले टॉपिक की तरफ आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं। अखलाकियात निकाल दें तो फिर तो चीज ही कोई नहीं रही। अखलाकियात की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं काजी फायज ईसा को फैमिली के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अखलाकियात की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के आप इस्तेजाज करें, मगर उनको ऐसा ना करें कि उनको घर में दाखिल होना, मतलब लंदन में जो दोनों अतराफ से हो रहा है गलत हो रहा है। डेफिनेटली कोई लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लाइन ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये कौन करेगा? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन्होंने अपने चीते पाले हुए हैं। ये रोज उनको मुबारकबादें देते हैं कि वाह आज तक तू टीवी ते जाके उनका मुंह बंद कराया ना, कमाल कर देते। और ये कभी मरियम नवाज बताएं किसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खातून पे उसने गम का इजहार किया हो कि यार ये भी खातून है और जेल में है? कभी। भट्टी साहब, ये जो अब मामला आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को स्टैंड तज्जियाकार ये कह रहे हैं बहुत पहले ले लेना चाहिए था, अब आकर ये स्टैंड लिया है कि अगर इंडिया नहीं आता है तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, या किसी भी टूर्नामेंट में उनके साथ नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? पहले तो मैं अपनी हुकूमत के साथ हूँ, और ये रिपीट करें, मैं अपनी हुकूमत के साथ हूँ, और मुझे मौसम ये वायरल है भट्टी साहब अपनी हुकूमत कहा है इन्होंने। हाँ, भट्टी साहब के फॉलोअर्स डेफिनेटली मैं ये अदलिया पे तनकीद करता हूँ, अदलिया मेरी है। ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता हूँ, ये मेरी है, हमारी जमात है, ये मुल्क हमारा है, तो वो तनकीद का तो मुझे हक है। वैसे हमने बताना तो नहीं कि हमने मैच फिक्स कर लिया। तो ठीक है, उनको समझ आ गई कि मैच फिक्स हो गया। अच्छा, तो क्रिकेट में हमारे सेंटिमेंट से मुझे मोहसिन नकवी साहब कभी भी पसंद नहीं रहे और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी राय है। लेकिन ये दो बातें ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मुझे पसंद नहीं रहे लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं इस वजह से, क्योंकि मैं किसी के बारे में फतवा तो नहीं दे सकता कि बुरा या अच्छा। मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत। अब देखा है, ये देखो ना, एक तो मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा था, तो मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ हूँ इस मामले में। जब आगे सामने भारत हो या जब आगे सामने कोई ऐसा मुल्क हो जो हमारे साथ खेल में सियासत कर रहा हो, तो अच्छा मौक़िफ़ लिया है पाकिस्तान को। लेकिन आपके ज़हनों में होना चाहिए कि आईसीसी भारत के कंट्रोल में ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू वहाँ से जाता है। फिर उनकी जो चतर चलाकियाँ होती हैं, मकारियाँ और अयारियाँ होती हैं, वो बड़ी होती हैं। तो इस पे हमें स्टांस अपना इसी पे रहना चाहिए कि हमारे पास इंग्लैंड होके गई, न्यूजीलैंड होके गई, बांग्लादेश होके गई, और अगर कोई वाक़या होना होता है खुदा ना खास्ता तो वो न्यूजीलैंड में भी हो जाता है, तो लिहाजा भारत में भी हो जाता है। तो उनको आना चाहिए था
खेलना चाहिए था। अगर वो नहीं आते तो जैसे कि सोचा जा रहा है श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को आए वो खेलें, वो ज्यादा अच्छा प्लान। हाँ, और दूसरी बात ये कि फिर भारत के खिलाफ हम ना खेलें, किसी आईसीसी की उसको बताकर उसके साथ चल के। ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड में 5 बड़े सियासी लीडरों के लिए ना मैं एक वन लाइनर मशवरा आपसे लेना चाह रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट लाइट फॉर द व्यूअर्स। उनको क्विकली एक लाइन का मशवरा दीजिएगा और सोचना नहीं है आपने, जो जहन में है। मौलाना फजलुर रहमान को आजकल के तनाजुर में एक मशवरा। मौलाना साहब बस बहुत हो गया, आप असल गेम बता दें। असल गेम बता दें क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी को आजकल के लिए एक मशवरा। बिलावल साहब बस वो जो कुछ वालिद साहब ने किया है कभी कभी सच बता दिया करें, कभी कभी सच बता दिया करें। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक मशवरा। मियां साहब यास्मीन राशिद की सीट वापस कर दें। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा के लिए मशवरा। मरियम नवाज साहिबा अल्लाह आपको सेहत दे, और जो आप पहनती हैं या जो आप कैरी करती हैं, अल्लाह पूरे पंजाब को भी ये तौफीक दे। आमीन। अली अमीन गंडापुर के लिए एक मशवरा। आप गवर्नेंस पे फोकस करें और ज़बान पे फोकस करें। सबसे इम्पोर्टेंट खान साहब के लिए। खान साहब के लिए कि आपने सारों को गलत साबित किया, आप वन एंड ओनली हैं और सारी सियासत आपके इर्द गिर्द घूमती है, तो अब मेरा ख्याल है सियासत की तरफ वापस आएँ, बहुत इज्तिजाज, बहुत जल्द से बहुत जल्द। डू द पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। भट्टी साहब की राय आप तक पहुंची मुख्तलिफ मामलात को लेकर, आप वैसे इनको सुनते रहते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा सुबह का एलिमेंट भी रखा है कि इसको लाइट भी रखें, एंड विद दैट हार्ट टॉक तो पॉलिटिक्स में चलती ही रहती है। तो वंस अगेन थैंकिंग इरशाद भट्टी साहब। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है रोशनियों के शहर यानी कराची से, कराची के लियारी से, जिसके बारे में मेरा सवाल ये है कि क्या लियारी जो है वो बदल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो टैलेंट पाया जाता है, जो वहाँ के नौजवानों की सलाहियतें हैं, वो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, उनको किसी भी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। बेहतरीन फिल्म मेकर्स वहाँ से निकले हैं, फुटबॉलर्स वहाँ से निकले हैं, कराटे मास्टर्स की बात कर ले, म्यूज़िक की बात कर ले, तालीम का मैदान जो है वहाँ पर भी लियारी वाले जो हैं वो किसी से पीछे। मैंने जब मैं लियारी नहीं गया था ना, उससे पहले लियारी के बारे में हमने यही गैंग वॉर की खराबियां सुनी थी। जब मैं वहाँ पे गया और मैं लोगों से मिला, 4-5 साल पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, इतनी वाइब्रेंस मैंने वहाँ के लोगों में, इतनी यूथ के अंदर देखी। खास तौर पे आपने जो स्पोर्ट्स का जिक्र किया, मुझे लिटरली फॉर अ वाइल गवादर में और लियारी में जब मैं कुछ लोगों से मिला, मुझे लगा ये पाकिस्तान ही है क्या? ये पाकिस्तान के ही नौजवान हैं जो इतने ज़बरदस्त हैं, और उन इलाकों के जो कि उनकी वजह शोहरत कुछ और है। ये होनी चाहिए, खेल होने चाहिए, अच्छी चीज़ें। खैर, पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ती और जीतती रही हैं। बिलावल साहब भी इलेक्शन लड़े, कामयाब वहाँ से नहीं हो पाए इन 2018 आई बिलीव, यस। और लेकिन इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नबील गबोल साहब आप जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ ब्रांड फ्रॉम देयर, उनको भी बहुत बड़ी पहचान है, हाँ, बड़ा गहरा ताल्लुक से। आज हमारे साथ उनके साहबजादे नादिर गबोल साहब मौजूद हैं। इनका ये दावा है कि भाई लियारी के जो कुछ दुख है ना, काफ़ी सारे हैं वैसे, तो उनका मदावा हम करेंगे। कुछ ये क्लेम करते हैं कि हमने किया भी है और ये काम कर रहे हैं, ये जो यूथ विंग है काफी काम किया भी है, उसके नायब सदर भी हैं। तो हमने कहा कि हम नादिर भाई को ज़रा, एक तो इस्लामाबाद आए हुए थे, तो ज़रा बुला लें, गपशप लगा लें इनसे, कुछ लियारी के दुख इनसे जान लें, कुछ पूछ लें। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद का टूर ट्रिप कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा एक्चुअली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी का वर्कशॉप चल रहा है, अच्छा, जिसकी वजह से मुझे आना हुआ है यहाँ पे, एंड आई एम हियर सिंस द लास्ट 2 weeks एंड आई एम गोइंग टू बी हियर इंशाल्लाह फॉर अनदर 3 weeks। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये वर्कशॉप है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। दैट्स ग्रेट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट लियारी। वहाँ पर क्या क्या अभी तक काम किए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? अगेन जो इमरान ने कहा कि हमें याद है, जो लोग कराची के नहीं हैं उनके लिए वजह शोहरत जो है लियारी की कुछ और हुआ करती थी, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का टैलेंट है, इट्स वेरी डिफरेंट जो परसेप्शन बनाया गया है। जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मेरे जो परदादा थे, मतलब मेरे वालिद साहब के जो दादा थे, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड MPA फ्रॉम लियारी बैक इन 1936, जब पाकिस्तान का क़याम नहीं हुआ था। प्री पार्टीशन, अच्छा, पहली सिंध असेंबली थी, 1936 में उसका इलेक्शन हुआ था। तो मेरे परदादा माशाल्लाह ये एजाज़ रखते हैं कि वो पहले यहाँ से MPA थे, और उन्होंने
38 में एक स्कूल की बुनियाद रखी थी और वो स्पीच भी आज तक के असेंबली के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि उन्होंने कहा मुझे लियारी के लिए स्कूल चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है वो स्कूल आज तक मौजूद है कलाकोट के इलाके में, उनके ही नाम से, खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल स्कूल से। जिस तरह आपने फरमाया अपने इंट्रो में, अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स लियारी का एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन जा रहा था फॉर वेरियस रीज़न। ये साजिशें थी हमारी मुखालफों की जिन्होंने लियारी का एक इमेज ख़राब किया। बट लियारी जिस तरह से आपने बताया, इट्स द हब ऑफ फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्ट्स, फिल्म मेकिंग के अभी बहुत बेहतरीन टैलेंट वहाँ से आ रहा है। उन्होंने एक फ़िल्म फेस्टिवल करवाया जहाँ पे आप समझें कि पूरे पाकिस्तान से नामी ग्रामी एक्टर सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने वो फिल्में देखी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, और इतना उनको फ़ख्र महसूस हुआ कि लियारी में माशाल्लाह इतना सा टैलेंट है। फिर कैफ़ी खलील का नाम तो किसी से ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो के बाद एवा बी भी हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पे टैलेंटेड हमारे पास एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस हैं। तो लियारी इज़ बेसिकली। अच्छा, आप चूँकि यूथ विंग को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स पार्टी यूथ विंग बड़ा एक्टिव है सिंध के अंदर, आप लोग बड़े एक्टिव हैं, लेकिन एक सिंध में आपकी लेगेसी भी है और बहुत अरसे से पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, कामयाब भी हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बट क्विकली अगर मैं इसका आंसर चाहूँ, वो कौन से की एरियाज़ हैं जो अब तक हाईलाइट हुए आपके सामने, बीइंग पॉलिटिशियन और बीइंग अ सन ऑफ अ पॉलिटिशियन आपकी लेगेसी है, जिन पे काम करने की अब भी आपको लगता है बहुत ही ज़रूरत है या उस पर शुरू किया है? ज़रा क्विकली बताइए, फिर हम ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे इनके साथ। देखिए, मेरा जो वर्कशॉप चल रहा है उसका भी टाइटल ये है, और मैं वही बात करूंगा कि काम हम कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मीडिया स्ट्रेटजी उसकी वजह से आप दोस्तों को हम 30 सेकंड, तो वी हैव टू लुक बियॉन्ड परसेप्शंस। ये पीपल्स पार्टी का परसेप्शन जो आवाम के अंदर है वो हम चेंज करने पे कोशिश करें कि जो हमने काम किया है लियारी के अंदर, स्कूल्स बनाए हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां दी हैं, हेल्थ के ऊपर हमने बड़ा काम किया, तो ये आम आवाम तक हम शायद उस तरह से कम्युनिकेट। आपकी मीडिया स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, नादिर गबोल से कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबसे आगे, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, और ब्रेक पे जाने से पहले हम नादिर गबोल साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। ये यूथ विंग को भी देखते हैं, पीपल्स पार्टी की, और लियारी से इनका ताल्लुक है, फैमिली लेगेसी है सिंस 1936 माशाल्लाह इनका, 1936। हाँ, जो इनका खानदान है किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार का हिस्सा रहा है, हिज़्ब इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत में। अब भी वालिद साहब सिटिंग MNA है। लियारी के मसाइल पे आते हैं। लियारी वालों, हम उनको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, आपका पूरा राइट है कि आप इनसे सवाल करें और उसका जवाब लें, क्योंकि आपने कल इनको इलेक्ट करना है, कल इन्होंने आपको रूल करना है। नादिर भाई, मसाइल इसके बावजूद बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आपके सामने जो की एरियाज़ है, जैसे मुझे ये सुनने को मिलता है कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, पानी नहीं मिलता लोगों को, वसाइल दीगर जॉब्स का अनएम्प्लॉयमेंट तो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही है, सफाई सुथराई के बहुत सारे लियारी में, हेल्थ के इशूज़ हैं। आपने अब तक कौन से की इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि हमने लियारी के आवाम के लिए ये किया है अब तक? देखिए, 2008 में मेरे वालिद साहब जब मिनिस्टर भी थे और हमारी हुकूमत भी थी, बोथ इन प्रोविंस एंड इन द फेडरल गवर्नमेंट, तो उस वक्त आइडेंटिफाई किया गया था कि एजुकेशन एक बड़ा की फोकस एरिया है। तो लियारी के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र है हज़ारों के तादाद में तलबा वहाँ से ग्रेजुएशन करके निकले और फिर जॉब्स भी हासिल किए। अभी उसी यूनिवर्सिटी को हम एक्सपेंड करें फर्दर, वो कराची का हॉक्स बे का एरिया है, वहाँ पर हमने कई सैकड़ों एकड़ पे ज़मीन ऑलरेडी अलॉट कर दी है, वहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे और मज़ीद लियारी के बच्चे वहाँ से तालीम हासिल करें और फिर इंशाल्लाह जॉब मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके अलावा हेल्थ के ऊपर हमने बड़ा काम किया लियारी के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी जो लियारी जनरल हॉस्पिटल था उसके ऊपर हमने रिहेबिलिटेशन की उसके अंदर ही हमने NICVD का चेस्ट पेन यूनिट कायम किया है, चाइल्ड हेल्थ यूनिट वहाँ पे हमने बनाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी ज़माना है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, फंड्स लिमिटेड भी होते हैं और फिर उस फंड्स को सही से इम्प्लीमेंट करना। वी वांट के प्रोफेशनल्स जो फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड हेल्थ यूनिट बनाना है तो समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन द हेल्थ सेक्टर, जिनके अपने अस्पताल या खुद डॉक्टर रह चुके हो, तो फिर उनकी हम एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके वहाँ पे हेल्थ के मामले में तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में बड़ा काम किया है। अच्छा, ओवरऑल क्योंकि एजुकेशन की आपने बात की, लियारी से निकल के ओवरऑल अगर हम थोड़ी सी सिंध की बात कर लें, कि हमने ऐसी भी खबरें सुनते हैं, ऐसे भी नंबर्स आते हैं, घोष स्कूल या घोष असातिज़ा स्कूल्स हैं लेकिन वहाँ पर कोई टीचर मौजूद नहीं है, इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए या इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है? देखिए जी, हमारे अभी बड़े डायनामिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने तो बल्कि अपनी बेटी को एक
प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला था एज अ सिंबॉलिक जेस्चर कि अगर मेरी बेटी पढ़ सकती है यहाँ पे तो फिर इसका क्वालिटी जाहिर सी बात है उस लेवल पे हम लाएंगे। और बड़ा काम किया भी है। ये बिल्कुल माजी में रहा है कि बड़ी शिकायतें आई थी कि टीचर्स तनख्वाह ले रहे थे और स्कूल बंद होते थे, बट इस पर अभी बड़ा क्रैकडाउन किया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के हमने गो स्कूल्स को ख़त्म करके उनको प्रॉपर फंक्शनल बनाया। मेरा अपना, हालांकि लियारी मेरा हल्का अपनी जगह है, हम 4 नस्लों से लियारी के अंदर रह रहे हैं, मगर उससे पहले हम लोग आए हैं सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर से। कीरथर पहाड़ों के नीचे मेरा गाँव है, जहाँ से मेरे दादा के दादा के दादा आए थे कराची आज से कोई 250 साल पहले। तो वहाँ पे एक स्कूल है, आप समझें कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। आपको मैं इंशाल्लाह दावत भी दूंगा, आप लोग आए, इतनी खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पे। एक चीज के लिए मैं लाजमी आऊंगी, वो ये कि मैंने सुना है कि लियारी का खाना जो है ना वो बड़ा मशहूर है। कौन कौन सी चीजें फेमस है जरा लियारी? सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो लियारी की बिरयानी है, और वो भी बच्ची। आलू डलता है उसमें या नहीं? बगैर आलू ऐसा डलता है आप मुंह में डालेंगी मलाई की तरह पिघल जाएगा। अरे वाह, इतना सॉफ्ट। अब ये बिरयानी की बात थोड़ी सी ऑफ एयर हुई थी, ऑन एयर इसलिए हमने गोल साहब से किया ताकि ये सनद रहे कि कल ये कहे ना कि नहीं मैं जी बलोच हूँ और हमारे लिए तो फखर की बात है। एक क्विक क्वेश्चन, वो कंटेंट क्रिएटर्स जितना भी टैलेंट है लियारी का, लोगों का आपने नाम लिया कैफी वगैरह का, लेकिन ये लोग खुद से ऊपर आते हैं। कोई प्रॉपर टैलेंट मैनेजमेंट ऐसी नहीं है। आप नायब सदर हैं यूथ विंग के, बिल्कुल कोई ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिससे वहाँ का जो यूथ है उसको हम गैदर करें और उसमें एक सिस्टम के तहत ऊपर लेके आएं? बहुत अच्छा सवाल है कि 2021-22 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनाउंस किया था 2.5 अरब का पैकेज लियारी के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो उसके अंदर मेरी एक तजवीज़ थी, वहाँ के लियारी के लोकल जो फिल्म मेकर्स हैं और टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस 2.5 अरब में एक कम से कम आप चीज़ डलवाएं। वो मैंने फिर बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करके डलवाया और वो बनने जा रहा है। इसकी अनकरीब इफ्तिताह भी होने वाला है। मैं आपको वेलकम करूंगा। लियारी के अंदर एक हम जदीद सिविक सेंटर बना रहे हैं, उसके अंदर जो टॉप फ्लोर है वो हमने रिजर्व किया हुआ है एज एन ऑडिटोरियम फॉर म्यूजिशियंस, फॉर एक्टर्स, फॉर ड्रामा, फॉर फिल्म मेकिंग। तो वहाँ पे देयर शुड बी अ जिम एज वेल फॉर स्पोर्ट्स। नहीं, जिम तो बहुत हमने बनाए हुए। वहाँ पे ककरी ग्राउंड इज अ मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे सिर्फ फुटबॉल नहीं, वहाँ पे एस्ट्रो टर्फ सिर्फ हमने वहाँ पे 15-20 करोड़ का लगाया। हमारे सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन अगला हमारा सेगमेंट का जो पार्ट 2 है ना, वो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी लियारी से करेंगे। लियारी के लोगों से बात करेंगे, सियासी लीडर हैं तो उनको साथ लेके भी जाएंगे ताकि हम एक रियल पिक्चर और भी रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। इस्लामाबाद में आपका स्टे, हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। इस्लामाबाद में कोई बिरयानी है नहीं जो हम आपको ऑफर करें, लेकिन अदरवाइज खाना हमारी तरफ से हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर हैं यूथ विंग पीपल्स पार्टी के, और वो बता रहे थे कि लियारी में उनकी पार्टी ने क्या किया। मजीद गुंजाइश कितनी मौजूद है इस पर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। सो दिस इज अबाउट लियारी एंड वी लव लियारी। लियारी के अंदर से हमने म्यूजिशियंस की भी बात की थी, तो हमने सोचा कि अगला सेगमेंट जो है ना वो म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक का तड़का म्यूजिक का तड़का अब हमें लगाना है। तड़का नहीं है ये, जिन साहब से अब आप बात करने जा रही है ना, ये पूरा फ्लेम है, ये रोशन कर दे भाई। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने आयशा बहुत सारे लोगों के लाइव जो गाने वाले आर्टिस्ट हैं, नए पुराने एस्टैब्लिश्ड, उनके इंटरव्यूज किए हैं, बट दिस गाय इज वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स, वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स, वन ऑफ द बेस्ट गला जो गाते हैं। हमने आपकी मुलाकात शहजादे अली से करवानी है। वो मुस्कुरा रहे होंगे जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो इतना अच्छा लाइव गाते हैं। पेशे के लिहाज से एक टीचर हैं, ठीक है, पेशे के लिहाज से वो पढ़ाते हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी भी हैं, लेकिन जब गाते हैं तो कमाल करते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक हमारे सर पे आ गई है, ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्रेक चलिए, इस इंटेंस गुफ्तगू के बाद हमने कोशिश तो की हल्का फुल्का रखें, उसके बाद एक ब्रेक बनती है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप रहिए, आपको मजा आने वाला है, लाइव म्यूजिक सुनाएंगे। चलें जी, गारंटी दे दी है इमरान ने, साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बता दिया था कि अब म्यूजिक का तड़का लगने वाला है शो के अंदर, और हमने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था, इमरान ने इंट्रोडक्शन करवा दिया था। शहजादे अली हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टली उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या है हमें सुनाने के लिए। शहजादे अली, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको मैं क्या बोलूँ, शहजाद बोलूँ, अली बोलूँ, शहजादे अली बोलूँ? बस शहजादे अली कह दीजिए बस। चलें जी, शहजादे अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कब से हुआ म्यूजिक का शौक, कब से गा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली गा तो नहीं रहा, सुना रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगता है गाने और सुनाने में। तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि मैं तैयारी तो शुरू से ही करता हूँ। मैंने हमद से, नात से, तिलावत से, अज़ान से और इस तरह से, फिर मिली नगमे से और फिर सूफियाना कलाम से, फिर गाने गाने की तरफ चला गया। तो मेरी एक सोच ये है कि जिसको अल्लाह ने आवाज़ दी होती है ना, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को उससे महसूस करे और जितना अच्छा हो सके उस पर काम करे।
इनफैक्ट जिसको जो भी अच्छा दिया है उसको उस पर काम करना चाहिए और उसको उसकी वही जिम्मेदारी है मेरा ख्याल। ठीक है शहजादे, आप बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनके लिए आपकी आवाज़ नई भी होगी, डेफिनेटली न्यू व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आई सो वांट, जो सॉन्ग आपकी वजह शोहरत बना, नेस्कैफे में आपने गाया, नेस्कैफे बेसमेंट में, कमाल गाना था। आप और भी सुनेंगे लेकिन ज़रा थोड़ा सा कुछ स्टार्ट में तारुफ हो जाए। अच्छा जी, वो रंजना आजा गाना था, इट वाज क्वाइट लव सॉन्ग ही था, बट दैट इज रांझा रांझा कर दीनी मैं ओ हुड़े आपे रांझा होई ओए आखो नी मैनू सारे रांझा अज हीर ना आखो कोई हो रांझा में विच मैं रांझे विच अज होर ख्याल ना कोई ओ जिस दे नाल मैं लू लगाई ओ मैं ओ दे वर्गी ही होई। ओ रांझना आ जावे चूरियां खा जावे किसे नू की कहना यारा अपना बड़ा लहवे छड़ दे जमाना सारा गल नाल ला लैवे तेरी सौ रांझना वे नहीं जीना तेरे बाज रांझना आजा रांझना आजा कह दो जमाना सारा हो गया वैरी मेरे यारा ओहो नहीं ओ मैं नहीं जाना बाबला नहीं जाना रांझना मेरा है ते मैं रांझण दी मैं होई कहंदे आ रहना रांझना हाई नोट्स जो हैं वो बड़े कमाल हैं, अनलिमिटेड है, बहुत ही कमाल और स्टिल बेहतरीन कर रहे हैं आप। शहजादे क्विकली हमें ये बताइए क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूँ हम सुने, ज्यादा बातें तो होती ही रहती हैं, एक हमें जल्दी से बताइए ताज़ा तरीन क्या चल रहा है, कुछ नया हो रहा है कर रहे हैं, और फिर हम आपसे एक और गाना सुनेंगे जो लोगों को बहुत पसंद है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा। अच्छा जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने पंजाबी में कोई कंटेम्प्रेरी पंजाबी के ऊपर काम किया है, दैट इज़ नॉट फोक पंजाबी का एक नया रंग है जो मॉडर्न चल रहा है, उसका टाइटल मैं अभी पूरा नहीं सुनाऊंगा, मैनू हौली 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 की हो गया, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सॉन्ग। दैट्स रियली गुड। एक गाना ये हौली हौली अगला भी सुन ले, नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है किसे दा यार ना बिछड़े, बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन शहजादे सॉरी लेकिन प्लीज शहजादे प्लीज आहा ओके, अगर सुबह सुबह सबको यही शौक है कि अपनों को याद करें तो क्यों नहीं हो सकता है। नुसरत साहब ने गाना गाया, अगर आप मुझे एक लाइन भी सुना देना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगे, कुछ भी इमरान भाई, एक लाइन इसी की। नहीं मैं कह रहा हूँ जरा वो किसे दा यार ना बिछड़े अगर सुना दे थोड़ा सा। हाँ जी यही कह रहा हूँ मैं, चले मैं शुरू करता हूँ। दुख ना कोई ये चीज प्लीज, ओहो इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, ओ यार जिन्ना दे पौड़ जुदाइयां रुल जांदे ने वांग शुदाइयां, और रांझे वर्गे हिजर दे रोगी कन पड़वा के बन गए जो
होगी। ओ लख वारी ये करो दुआ एक बार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े। हो नागण वांगू डंग दियां रातां पतझड़ लगदियां ने बरसातां। ओ दुख लाउंदे ने दिल विच डेरे वे चारों पासे दिसण हनेरे। ओ दुनिया विछड़े नहीं परवाह दिलदार ना विछड़े किसे दा। कमाल शहजादे, तालियां सबसे पहले तो दिल नहीं कर रहा आपको रोकने का, जिस तरह का खूबसूरत आप गा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर जो है बड़ा रोशन नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी आवाज जो है मुझे लगता नहीं है। भाई जरूर शहजादे को फॉलो करें, सोशल मीडिया पे जाएं, डू सपोर्ट हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस वी हैव, ट्रस्ट मी, लाइव इतना अच्छा लोग इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई ऑलवेज लव योर वॉइस शहजादे, थैंक यू फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए और आपने अपने म्यूजिक को हमारे सामने वाले देखने वालों के सामने रखा। सो दिस इज टैलेंट, दिस इज शहजादे अली फॉर ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, उससे पहले अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, आप चाहते हैं, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अगला सेगमेंट जो है वो है हमारा डायबिटीज से मुताल्लिक। डायबिटीज पे भी और क्रिकेट पे भी हमने बात करनी है, बिकॉज़ डायबिटीज के ऊपर हमें बात करनी है, क्योंकि आज का दिन जो है 14 नवंबर, ये डायबिटीज से बचाव का आलमी दिन जो है वो आज मनाया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? समटाइम्स आपको पता है लोग ये भी कहते हैं ना, ज्यादा मिठा ना खा, शुगर हो जानी है, लेकिन डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं कि ज्यादा मीठे खाने की वजह से नहीं, बल्कि मोस्टली स्ट्रेस की वजह से जो है ये शुगर होती है या डायबिटीज होती है। इसकी असल रीजन क्या है, उसके लिए हमने बुला लिया एक्सपर्ट। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि पाकिस्तान की 30.8% जो आबादी है वो डायबिटीज या शुगर में मुब्तला है, और चीन में सबसे ज्यादा 14 करोड़ अफराद इस वक्त डायबिटीज का शिकार है। भारत 7 करोड़ मरीजों के साथ दूसरे, और पाकिस्तान 3 करोड़ से जायद मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से हमने बात करनी है, इसकी थीम रखी गई, इसकी थीम रखी गई है और वो है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नायला सत्ती साहिबा, उनसे इस बारे में बात करते हैं कि बेसिकली है क्या, होती क्यों है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है, आप बताइए जरा इसके बारे में। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। वजूहात क्या है इसकी? डायबिटीज़ को उर्दू में डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और इसके लेमैन टर्म में आपकी ब्लड में शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसकी वजह ये है कि आपका एक जो जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जो शुगर को कम रखता है। आपके अंदर एक पैनक्रियास होती है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और इंसुलिन जो है उसका काम ही यही है कि ब्लड शुगर को कम रखे। ठीक है। और जब ये सिस्टम और ये बैलेंस जब ख़राब हो जाता है तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है। और डायबिटीज़ भी 2 किस्म की है। एक किस्म की डायबिटीज़ वो है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा होती है, यंग लोगों में ज़्यादा होती है, और उसकी वजह टाइप 2 डायबिटीज़ से बहुत मुख्तलिफ है। उसका ये होता है कि आपका जो पैनक्रियास है जो इंसुलिन बनाता है, वो ऑटोम्यून एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है। और दिस इज़ ए डिफरेंट पैथोलॉजी। लेकिन जो आज जो मैं चाहती हूँ जिस चीज़ पे हम कंसंट्रेट करें वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन जिस्म में होती तो है लेकिन वो एक्ट नहीं कर सकती। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है, जिसको हम कहते हैं वज़न ज़्यादा। ओके। तो ये वज़न ज़्यादा की वजह से आपको जो है ये टाइप 2 हमारा लाइफस्टाइल भी बड़ा मैटर करता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है रिस्क फैक्टर्स। अब आपके डायबिटीज़ की क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? एक सबसे पहले मोटापा, और दूसरा आपकी फैमिली हिस्ट्री, तीसरा आपकी एथनिसिटी। ये 3 मेजर हैं। एथनिसिटी का मतलब ये है जो साउथ एशिया के लोग हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा है कि हम जब भी ज़रा सा भी वेट नॉर्मल से ऊपर करेंगे हमारी डायबिटीज़ होने के रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, ऑलमोस्ट 50 to 60% चांस है अगर जब आप एज 40 पे होंगे तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो 30% चांस
है कि आपको ये सिर्फ हेरिडेटरी है या फिर वैसे भी हो सकती है? वेल इट्स अ पॉलीजेनिक। पॉलीजीन का मतलब कोई एक जीन इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में मुख्तलिफ जीन्स होती हैं जो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के साथ मिल के तो फिर डायबिटीज़ बनाती है। अगर आप अपना वज़न कम रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप खाना ठीक खाते हैं, तो क्या हो सकता है आप अपना रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डज इट प्ले अ रोल कि डायबिटीज कॉज कर जाए आगे जाके? इट डजंट रियली कॉज डायबिटीज। ऐसे तो डायबिटीज नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस का जो है वो खाने पीने के साथ बहुत ताल्लुक है। अक्सर जो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, वजन बढ़ता है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। हाइपरटेंशन इस काइंड ऑफ ये जो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, दे काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। जैसे डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है आम लोगों से बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के फीमेल्स के अंदर ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं है। दोनों। और एज ग्रुप का कोई हम डिवीजन कर सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है? आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, अगर बहुत बच्चे मोटे हो गए हैं तो हमें अब टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी नज़र आती है। तो दिस इज़ वेयर we say it's an epidemic। अगर आपने अपनी ओबेसिटी को, अपने लाइफस्टाइल को और अपने खाने को कंट्रोल नहीं किया तो देयर इज अ चांस कि आप, हमारे पास टीनेजर्स आते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इट्स अ ग्रोइंग एपिडेमिक। दैट इज वेरी ट्रू। हमने बड़े यंगस्टर्स को देखा है जिनको हार्ट अटैक्स भी हुए हैं। Exactly। हालांकि हम पहले ऐसे नहीं देखते थे, हम अपने बड़े बूढ़ों में देखते थे उनको हार्ट अटैक हो गया। एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? तो डायबिटीज़ का सबसे प्रिवेंशन, ठीक है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपने रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वेट गेन, अवॉइड वेट गेन, डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगी, आप हैरान होंगे कि एक जो कोका कोला की बोतल है उसमें 8 बड़े चमचे चीनी के फिजी ड्रिंक, ऐसा कर लेते हैं, जस्ट नॉट नेम द ब्रांड, एनी फिजी ड्रिंक। सॉरी, ओके, फिजी ड्रिंक, या आई मीन अगर आप और फिर एक और मिथ भी है कि प्योर जूसेस आर वेरी गुड। प्योर जूस में क्या होता है? इट्स ऑल शुगर, बिकॉज आपका रफ है जो सब कुछ है वो निकल चुका होता है। द थर्ड थिंग इज एक ग्लास में 1 ग्लास ऑफ कोला हैज ऑलमोस्ट 8 स्पून्स ऑफ शुगर, 8 चम्मच चीनी पी रहे हैं आप। अगर आप पिएंगे नॉर्मली आपको कोई ऐसे दे तो इट्स सो बैड। वो दूसरी बात है प्रोसेस्ड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड में क्या डेफिनेशन है आपकी? प्रोसेस्ड फूड जो है जो नेचुरल फूड से डिफरेंट है, जिसमें आपके सारे जैसे अनाज हैं, दैट्स नेचुरल, और आपका जो सफ़ेद आटा है दैट्स प्रोसेस्ड, और आप अगर चक्की की रोटी खाते हैं दैट्स वेरी हेल्दी। लेकिन अगर आप अगर डेली लाइफस्टाइल के लिए क्विक रिकमेंडेशंस में आपसे लूं टू ईट, आई मीन डेली हम रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, उसमें क्विक रिकमेंडेशंस अगर मैं आपसे लूं, वो आप प्लीज। अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर आप जब रोटी खाते हैं तब चक्की के आटे की रोटी खाएं, ठीक है, और उसमें आपने छान निकालना नहीं है, ठीक है, निकालना नहीं है, अनछना आटा खाएं। हाँ बिल्कुल, दैट वही तो इक्सीर है। ब्रान इज वेरी गुड। यस, ब्रान इज वेरी गुड, बिकॉज वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। लेकिन सफ़ेद नान, सफ़ेद रोटी, दिस शुड बी लिटरली आउट ऑफ योर डाइट। ओके। और सालन जब आप बनाते हैं तो मेक श्योर अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ करें, घी और इस किस्म की चीज़ें जो है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, दे आर नॉट गुड, और उसमें कम मिकदार में डालें। Eat plenty of fruits, eat plenty of vegetables। कहते हैं कि ये जो राइस खाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, राइस ट्रिगर, राइस या गंदम ट्रिगर करता है रोटी इटसेल्फ या उसको बढ़ाता है? कोई भी जैसे आपने कहा ना बहुत मीठा खाने से भी शुगर होती नहीं होती, ऐसा नहीं है। शुगर इसलिए होती है कि जब भी आप गलत किस्म की डाइट खाएंगे, अच्छा, आप वेट गेन करेंगे, तो वेट गेन जब करेंगे तो आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। कार्ब्स के बारे में कहा जाता है, कार्ब्स खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जब बढ़ेगा तो आपके इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, बच्चों में लेट्स सपोज एक बच्चे के अंदर एक डायग्नोज हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज, आपने कहा वो फिर उसने लाइफ लॉन्ग चलना ही है, फिर बच्चे के लिए रेमेडी क्या है? क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से बच्चा रिकवर कर जाएगा? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। वेल, मैंने कहा ना टाइप 1 डायबिटीज़ जो है जो बच्चों में होती है उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है फ्रॉम टाइप 2। ओके। टाइप 1 जो है अनफॉर्चुनेटली आपकी इंसुलिन ही नहीं बनती बॉडी में। उस बच्चे को जाहिर है क्योंकि इंसुलिन नहीं बनेगी, ब्लड शुगर ऊपर होगी, तो उसको खुराक तो इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिसमें सफ़ेद चीनी जाती है, क्योंकि उससे आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है। लेकिन इन बच्चों में आपको इंसुलिन चाहिए। अगर आप इंसुलिन नहीं देके 1-2 साल में फिर so you have to inject insulin in them? Yes, because that's a different physiology। ठीक है। अच्छा, ये इंसुलिन की बात करें, हम लोग जो है ना, हमारा माशरा ऐसा है, हम खुद से देसी टोटके जो हैं वो भी करते हैं। मैं रिसेंटली मेरी फुप्पू हैं, उनको शुगर है, डायबिटीज़ है,
कुछ मीठा खाने लगी तो मैंने उनको रोका कि मत खाएं, तो वो कहती हैं कि नहीं मैंने इंसुलिन ज़्यादा लगा लिया है तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो ज़रा इसके बारे में भी बता दें, जो हमारे देसी टोटके हैं ये काम करते हैं? वेल कभी कभी आखिर आप इंसान हो, कभी बर्थडे आ जाती है, कुछ आ जाती है, कोई मीठा खा ले, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट। लेकिन इंसुलिन ये है, जब आप कोई जिस टाइप 2 पर्सन जो है वो पहले तो हम उनको गोलियों में शुरू करते हैं, बल्कि पहले ही जो अगर आप मेरे पास लेट्स से न्यूली डायबिटिक हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो मैं आपसे कहूँगी आप अपना जाके वज़न कम करें, आप एक्सरसाइज करें, आप खाने का ख्याल रखें, फिर गोलियों के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होती फिर इंसुलिन लगती है। तो उसका ये है कि क्या उसे कहते हैं डाइट इज़ ऑलवेज अ फाउंडेशन, तो वो हमेशा आपके साथ चलेगा। यू डोंट हैव टू बी 100% स्ट्रिक्ट। जैसे आप चावल की बात कर रहे थे, ठीक है, आप चावल खा सकते हैं, फिर what is important is not only what you eat, but it's how much you eat. How much portion control. नसीम बेग हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, वो सवाल करना चाहेंगे। नसीम कैसे हैं आप, बताइएगा क्या सवाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है। मैं अपनी मिसेज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो अभी नमाज पढ़नी है, पता नहीं क्या करूँ मैं अभी, वरना मैं बात करा देता। जी जी। अच्छा, उनको डायबिटीज है? जी जी जी, बात कराइए। वो असल में वो नमाज पढ़ी है। तो आप सवाल कर लीजिए, हम जवाब ले लेते हैं। आप सवाल कीजिए। हाँ मैं सवाल, अच्छा वो मेरी मिसेज की उम्र तकरीबन मेरी भी 70 है, उनकी भी है, तो उनका ये जो है उसका हाँ वो हो चुका है। क्या हो चुका है? समझ नहीं आ रही आपका सवाल है। चले असद हमारे साथ है। असद आप बताइए, आपको आवाज आ रही है तो क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने पूछना ये है कि मैं टाइप 2 डायबिटीज है मुझे, और मैं मेडिसिन पे हूँ, लेकिन बाकी तो टाइम मेरी शुगर ठीक रहती है, लेकिन फास्टिंग शुगर मेरी हाई आती है विद मेडिसिन। कितनी आती है? अराउंड 140-145। अच्छा, ओके। डॉक्टर साहब, सॉरी मुझे सही फास्टिंग शुगर कहते हैं, वो मेरी हाई आती है, नॉर्मली कंट्रोल रहती है। टाइप 2 का शिकार है असद, उनको खुद है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आपकी जब आपको शुगर होती है तो फास्टिंग में भी हाई होगी, और आफ्टर द मील वो कहते हैं यूजुअली कंट्रोल रहती है, लेकिन फास्टिंग में जब करता हूं तो कंपैरेटिवली हाई आती है, 160। हाँ कुछ लोगों को आपको क्या उसे कहते हैं थोड़ा बहुत प्रोपेंसिटी है डायबिटीज डेवलप होने की। व्हाट ही रियली नीड्स टू डू इज कि सिर्फ ही नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट, ठीक है, कि वो ज़्यादा ना हो जाए। और इसका टेस्ट ये है कि 3 महीने का जो डायबिटीज़ का टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C, अगर वो करा लें तो फिर उससे पता चल जाएगा कि 3 महीने के अंदर अंदर इनकी ब्लड शुगर कैसी होती है। बल्कि दैट्स अ बेटर आइडिया देन जस्ट वन सिंगल ब्लड शुगर। ठीक है। और अगर किसी पेशेंट की शुगर कंटिन्यूसली हाई रहती है, मुसलसल इंडिकेशन आ रही है, वो हाई रह रही है, लेट्स सपोज ही इज ऑन लाइक ही और शी इज ऑन मेडिसिन, तो ये फिर क्या कॉज कर सकता है? इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज़ से कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, वो सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ही पुअर हो। बट वो इस दीमक की तरह आपको अंदर से आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती है। सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ इज किडनी फेलियर। ठीक है, दांत गिरना भी शुरू हो जाते हैं। दांत गिरना भी शुरू हो जाते हैं। दांत भी आपका मसूड़े भी खराब हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी मेजर इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर आपके जितने डायलिसिस के पेशेंट है, अगर आप जाएं डायलिसिस यूनिट पे, मोस्ट ऑफ देम वुड बी डायबिटिक। ओके। फिर आपकी आंखों के पीछे आपकी झिल्ली में खराबी आ सकती है, खून उतर सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो अब जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड ने सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन कॉज। तीसरा ये है कि आपके जो नसें हैं वो इफेक्टेड हो सकती हैं। एंड रिमेंबर, बोथ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ये सब जो बीमारियां हैं डायबिटिक में आम लोगों से ज़्यादा और खुदा न खास्ता ये क्लब हो जाए तो ज़्यादा डिजास्टर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान अल्फाज में बहुत अच्छे से बताया। ऐसे ही हमें अवेयरनेस चाहिए, हम कोशिश करेंगे ऑफ एंड ऑन डॉक्टर साहबा को एंगेज करते रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें प्लीज़। क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए प्रिवेंशन की तो बात हमने कर ली, जो डायबिटिक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डायग्नोज होते हैं डायबिटीज़ और हमारे पास 6 साल के बाद आते हैं कि
कि जी 6 साल पहले मुझे डायबिटीज़ हुई थी, तो मेरा उनसे मशवरा ये होगा कि अच्छे मालिश के पास जाएं और हर साल अपने डायबिटीज़ टाइम ज़रूरी है, टाइम मत दें इसको, टाइम ना दें, फौरी तौर पर इलाज जो है वो शुरू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपके टाइम का। तो जनाब आपने सुन लिया जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना है, अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा रिस्क जो है किसी भी तरह की बीमारी के, खासतौर पर चले आज हम डायबिटीज़ की बात करें, वो बहुत कम हो जाता है। अब हम एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद, और अब एक अहम मौजू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जो है पाकिस्तान के देही और जो गुर्बत से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से तब्दील हो रही हैं और कौन किरदार अदा कर रहा है उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करने की, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की जो अब एक ऐसा ज़रिया साबित हो चुका है जो मुआशी मौक़े फराहम करके जो नादार अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब ला रहा है। और ये इनकलाब अब वो कैसे लेकर आ रहा है, छोटे छोटे कर्जे देते हैं ये उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिससे वो अपने अगर किसी का कर्जा तो वो उतार सकते हैं, कोई अपना कारोबार चला सकता है, या किसी को कोई भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए तो उनको ये कर्जे फराहम करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियों में थोड़ी सी आसानी होती है। बिल्कुल, और ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस फील्ड में डेफिनेटली बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके इदारे ने अब तक बेशुमार लोगों की लाइफ्स को चेंज किया है। हमने गुफ्तगू करनी है इस वक्त पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के CEO यासिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली इनकी कंपनी का काम मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स को या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को लेंडिंग करना है, उनको कर्जे देते हैं बड़े, ताकि वो छोटे कर्जे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और फिर रिजल्ट उसका क्या निकलता है या ये कैसे काम करते हैं, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, इस सब पे हमने बात करनी है। सो राइट नाउ वी हैव यासिर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? ग्लैड टू हैव यू। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने हमें बताया, थोड़ा सा आपने ब्रीफ भी किया, अच्छा लग रहा है हमें देखने में। पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत भी है माइक्रो फाइनेंसिंग की, क्योंकि हम बहुत लैक करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए, हाउ डज़ योर पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्क्स, थोड़ा सा हमें बताइए। जी, हमारी जो कंपनी है वो 2016 में इस्टेब्लिश हुई, और अभी तक जो है हमारे कोई 24-25 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम पैसे देते हैं, और उनका काम ये है कि वो आगे देही इलाकों में और ऐसे लोगों को जो अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, 86% जो है 86% हमारे जो कर्ज़े जाते हैं वो ख़वातीन को जाते हैं। हमारे जो ये इस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड KFW जो कि जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, और FCDO कारंदाज के थ्रू ये कंपनी की फॉर्मेशन हुई है, और अभी तक हम तकरीबन 8 लाख लोगों को ये कर्ज़े फ़राहम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 86% ख़वातीन हैं, 40% जो हैं इसमें नौजवान हैं। अच्छा, और तकरीबन 64% जो है ये दही इलाकों में फंडिंग गई है। ठीक है, सही। अच्छा यासिर साहब ये बताइए, वैसे जब कर्जे लेते हैं बैंक से तो बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इस चीज़ को देखते हुए कोई भी कर्जा लेने का फैसला करता है। ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग है इसके ऊपर आप मॉनिटर भी करते हैं कि एक तो इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, या फिर ये इंटरेस्ट फ्री है? नहीं जी, इंटरेस्ट फ्री कोई भी चीज़ जो है वो, अगर आप मार्केट इकॉनमी में काम कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड स्केल पे तो चल सकती है, क्योंकि वो डोनेशन से चलेगी ना। अगर आपको किसी चीज़ को बढ़ाना है, और दुनिया में जो कामयाबी हुई है, देखें बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को देख लें, तो ये कमर्शियल बेस पे काम हुआ है, और हम अभी बहुत, जैसे हमारी बात पहले भी हो रही थी, हम थोड़े से पीछे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश 170 मिलियन की पॉपुलेशन है, और वहाँ पे तकरीबन 35 मिलियन क्लाइंट्स हैं माइक्रो फाइनेंस के। हमारी अब आपको पता है 250 मिलियन के करीब हो गए हैं हम, और हमारी सिर्फ 10 मिलियन 10.5 मिलियन के करीब क्लाइंट्स हैं। सो इसको स्केल अप अगर आपको करना है तो या तो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा वसाइल आने से चाहिए, लेकिन जैसे आपको पता है कि हुकूमत के अपने वसाइल बहुत लिमिटेड हैं, हमारा टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है, तो दूसरा तरीका यही होता है कि आप कमर्शियल फंडिंग लेके आए। सो ये कमर्शियल बेस पे फंडिंग आती है, और मैं तकरीबन ये समझ लें कि हज़ारों क्लाइंट से नीचे जाके मिला हूँ अभी तक जो मेरा काम है,
मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपका मार्कअप रेट बहुत हाई है। हमेशा वो कहते हैं हमें ज़्यादा पैसे दें, हमने अपना कारोबार चलाना है। ठीक है, यानी कि उनको वो चीज़ तंग नहीं करती है, नहीं तंग करती। अच्छा, इज इट लाइक समहाउ डिमांड ड्रिवन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स है, आप डिमांड्स आती हैं, देन यू डिसाइड दैट किस हेड के अंदर या किस सर्टन सेक्टर के अंदर जाना है, या सेक्टर ड्रिवन है कि किस सेक्टर के अंदर इस वक्त ज़्यादा डिमांड बढ़ी है? थोड़ा सा बताइए, आपको क्या चीज़ लीड करती है टू डिस्ट्रीब्यूट योर ठीक है रिसोर्सेज? क्योंकि हम तो होलसेल पे करते हैं लैंड, वहाँ पे हम ये टारगेट्स रखते हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जिनको हम लैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 60% से कम आप ख़वातीन को लैंड नहीं करेंगे, ठीक है, और आप कम से कम 50% दही इलाकों में लैंड करेंगे। फिर इसी तरह जो नौजवानों के लिए भी हम एक परसेंटेज डिटरमिन करते हैं जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, आगे जब वो ये लैंड करते हैं तो वो जाके डेफिनेटली डिमांड के ऊपर देखते हैं कि किसको कर्जा चाहिए वहाँ पे, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट करें, और उसके साथ साथ वो इलाकों में जाके देखते हैं कि कहाँ पे बिजनेसेस हो सकते हैं और कैसे उसको आगे। मुस्तकबिल आप पाकिस्तान में कैसा देखते हैं माइक्रो फाइनेंस का? जी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है, और अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आई है, मेरा ख्याल है इसमें बहुत ग्रोथ हो सकती है। PMIC ने अपनी 3 साल की स्ट्रेटजी फाइनलाइज किया और हम तकरीबन डबल करने जा रहे हैं फंडिंग टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अगले 3 साल में। और इसमें हमारे साथ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि हमारी ज़्यादातर फंडिंग कमर्शियल बैंक से आती है, वो भी बहुत ताउन कर रहे हैं। और हमारा जो फोकस होगा वो 3-4 चीज़ों पे ज़रूरी होगा। सबसे पहले हमारा जितना काम होता है वो 8 से 10 जो SDGs हैं, जिसको सोशल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उस पर फोकस होता है। बिलफर्ज अगर आप ख़वातीन को दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक वुमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट उसमें आता है। या अगर आप स्कूल्स, हम लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स को भी देते हैं, हम एग्रीकल्चर में भी फंडिंग करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी के लोन्स भी दे रहे हैं। सो ये वो सब तमाम चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल मुल्क को SDGs की अचीवमेंट में भी करती है। तो आगे चलते हुए हम इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे ये जो 3 साल की स्ट्रैटेजी है। आप जैसी जो कंपनीज हैं या दीगर जिन कंपनीज के साथ काम करते हैं, इनके लिए रिटर्न रेशो जो है लोन्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या है जी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग कोलैप्स कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, बिजनेसेस नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, और SMEs की ज़रूरत भी हमें है। SMEs की बेस पे तो चीन ऊपर उठा है हमने बनाने, और डेफिनेटली आपके जो पैसे हैं वो SMEs को ही मेनली आई बिलीव सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक तो रिटर्न का रेशो है, ये क्या है, इस पे आपने कितना काम किया, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा है, इसके बारे में हमें बताइए। और फिर दूसरा ये कि जो सक्सेस रेशो है इसके नतीजे में क्या उसको भी आप मॉनिटर करते हैं, वो क्या? जी देखिए, बात ये है कि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो गरीब लोग हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स नहीं होते। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस अच्छी नहीं की है, ठीक है, यानी कि आपने किसी को ऐसे को लोन दे दिया जिसने जाके मे बी उसको किसी को बाइक खरीद ली, उड़ा दिया। नहीं, बाइक भी एक अच्छी चीज़ है यार, मतलब बाइक अगर वो यूज़ कर रहा है, प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया, हाँ प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया, किसी चीज़ में गैम्बलिंग में उड़ा दिया बिल पर, तो फिर तो आप। लेकिन इवन कोविड के दौरान, फ्लड्स के दौरान लोग डिले ज़रूर कर देते हैं, ठीक है, बट वो वापस ज़रूर लोन करते हैं जेन्युइन क्लाइंट्स जो हैं, और तकरीबन आप ये समझ लें कि 97-98% जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं। 1-2% तो हर जगह हादसाती तौर पे भी कुछ ना कुछ ये काम हो सकता है। तो उस लिहाज से ये तो है। बाकी इम्पेक्ट की जहाँ तक बात है, हमने कुछ स्टडीज़ की हैं, तो तकरीबन आप ये भी देखें, इस पे भी मेरा ख्याल है कि बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हर माइक्रो, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ जहाँ आप 40-50-60 हज़ार रुपए का कर्जा देते हैं, ठीक है, एक मजीद। अच्छा ये भी अच्छा है, बल्कि बताते जाएं हाँ, कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप कर्जा? ज़्यादा से ज़्यादा तो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं और SCCP की भी, कि आप 1.5 से 1.5 मिलियन है कुछ इंस्टेंसेस में, और घर बनाने के लिए आप 3 मिलियन तक दे सकते हैं, और कम से कम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, 10,000 भी, 15,000। ड्यू डिलिजेंस जो है वो पहले करनी, वो बैंक से जी, क्लाइंट्स की आपको ड्यू डिलिजेंस कोई इतनी रिगरस नहीं होती, आपने जाके देखना कि वो कोई काम कर रहा है या कर रही हैं खातून। सो उस लिहाज से मैं ये बता रहा था कि हर एक ये छोटा बिजनेस जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट मजीद जनरेट करता है ऑन एवरेज। फॉर एग्जांपल आपने लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में अगर दिया तो 8-10
लोगों को तो आपने वहीं पे एम्प्लॉयमेंट दी। एम्प्लॉयमेंट अभी तक कुछ स्टैट्स आए हैं आपके इस बारे में कि इन माइक्रो फाइनेंस की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं? जी तकरीबन हमने जब 8 लाख दिए तो समझ लें टोटल 16 लाख लोग जो हैं इससे एम्प्लॉयड है। बट आप इसको मल्टीप्लाई करें विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो कि 6 हाउस होल्ड अभी जो ये लेटेस्ट हुआ है, सो उससे नंबर ये जितने लोग बेनिफिट कर रहे हैं वो कम से कम कोई आप समझ लें 6-7 मिलियन के करीब लोग। टाइम बहुत कम है। अल्टीमेटली एक तो जो माली रुकावटें लोगों की एजुकेशन ना होने की वजह से होती है, उनको आपकी तंजीम कैसे कैटर करती है? विद दैट जो मुख्तलिफ कंज्यूमर्स हैं, गाहक हैं, उनको आप कैसे माली मावनत फराहम करते हैं, उन तक कैसे रीच आउट करते हैं? जहाँ तक एजुकेशन है, जैसे मैंने बताया कि हम लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 500 स्कूल्स को फंडिंग जारी है। उसके साथ साथ हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल, जो कि वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग करता है और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता है। तो ये एजुकेशन की तरफ है। दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल किया कि सो यूथ पे हमारा फोकस है, 40% यंग कंज्यूमर्स, विमेन जो हैं उनके ऊपर है। कंजम्पशन लोन अभी तक हम नहीं देते हैं। सो हम ज़्यादातर वो लोन देते हैं जो कि इनकम जनरेटिंग के लिए। फाइनली ये बता दीजिएगा कि अगर किसी को अप्लाई करना है जो देख रहा है, वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, हमारी तंजीमें तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हैं पाकिस्तान के, और वो ख़ुद भी जाके करती हैं। तो हमारी वेबसाइट पे उनकी लिस्ट है, उनके एड्रेसेस हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। डेफिनेटली ये लोग ज़्यादातर इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, बट हमारे जो वहाँ पे दफातर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, यूसीज लेवल तक हैं, तो उनके पास जब जाएंगे, बल्कि वो हमारे क्रेडिट ऑफिसर्स वो इन तंजीमों के वो खुद भी जाके तो इनको अप्रोच बैंक की तो बड़ी सख्त स्क्रूटनी होती है, ये डॉक्यूमेंट दे दें, कोई घर नाम पे प्लॉट नाम पे डॉक्यूमेंट दे दें, मतलब सॉवरेन गारंटीज बैंक्स रखते हैं टू सिक्योर द रिस्क। आप लोग का भी इतना ही टाइट प्रोसीजर होता है कि? नहीं जी, ये बिल्कुल सिक्योरिटी फ्री लोन्स होते हैं। अच्छा, नो सिक्योरिटी, सिर्फ एक आपको गारंटर लाना होता है। कोई गाड़ी के कागज नहीं रखने या कर्जा तो अगर आपको गाड़ी का कर्जा लेना है जो कि हम नहीं देते हैं, मोटरसाइकिल के लिए देते हैं, उस केस में आपको डेफिनेटली वो जनरल बिजनेस पर्पस के लिए कोई ऐसा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा डिटेल से हमें बताया। आई होप कि एक तो ऐसे में इसकी बहुत ज़रूरत है। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो है ना, पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। एक वक्त में हमारे हर गाँव देहात के अंदर ये होते थे, हर घर के अंदर होते थे, अब भी हैं, कम हुए हैं। अगर ऐसे इदारे सामने आएंगे जो इन लोगों को फाइनेंस करेंगे तो डेफिनेटली वो अपना काम ऊपर लाएंगे, और इस तरह पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं इससे। इकोनॉमी के लिए अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, हमारी जॉब के क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर सेगमेंट्स हमने आपके लिए लाइन अप करके रखे हुए हैं, आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब एक ऐसे मौजू की बात करते हैं जो मेरे दिल के, हम सबके दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। वो हज के हवाले से है। हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो, अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के नबी के आस्थाने पे जाएं, उनके दर पे जाएं, दुआएं करें और उनको कबूल हो। तो इस दफ़ा जो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं चौधरी सालिक साहब, उन्होंने हज पॉलिसी का ऐलान किया है, और ये बाज़ाब्ता 2025 पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। इस पॉलिसी में इस दफ़ा जो आज़मीन हज हैं उनके लिए कुछ नई चेंजेस भी आई शकील। वो ये है कि जो एक तो कुछ मुख्तलिफ सहूलियात नहीं मुतारिफ कराई गई हैं। इस बार 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे, और इसमें सरकारी और निजी स्कीम्स के लिए कोटे की तकसीम शामिल है। 50-50% रखी गई है। इसके अलावा जो सरकारी स्कीम के तहत हज के अखराजात हैं, जो सबसे एंटिसिपेटेड होता है कि कितने होंगे, तो वो इस दफ़ा 10,75,000 रुपये से लेकर 11,75,000 रुपये तक एक्सपेक्टेड है। इसमें सवाल जो है ना वो मेरा ये होता है हमेशा कि हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो आज़मीन हज हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पर गए हुए हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं, उनको सही तरह से होटल नहीं मिला, सहूलियात नहीं दी गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने सिर्फ पेरेंट्स को भेजा हुआ होता है, जो बूढ़े होते हैं वो खुद वहाँ पर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। मुश्किल फैक्टर होता ही है कि हमारे यहाँ लोग जिंदगी के आखिरी हिस्से में हज करते हैं, तो वहाँ फिर मसाइल ज़्यादा। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ मजीद आसानियाँ जो हैं वो की जाएंगी आज़मीन हज के लिए। वो क्या आसानियाँ, उसके लिए हमने बुला लिया है। हमारे साथ इस वक्त वज़ारत मजहबी उमूर के तर्जुमान उमर भट्ट साहब इस वक्त मौजूद हैं। उसके अंदर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये जो तब्दीलियों की बात की जा रही है हज पॉलिसी 2025 में, ये तब्दीलियाँ कौन सी हैं और आसानियाँ किस तरह से की जाएंगी आज़मीन हज के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2012 से मैं वज़ारत मजहबी उमूर के साथ मुंसलिक हूँ और मैं देख रहा हूँ,
और तकरीबन हर दौर में खुर्शीद शाह साहब थे, उसके बाद सरदार यूसुफ साहब आए, जितने भी वज़रा आए उन्होंने इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की और दिन ब दिन बल्कि साल ब साल हम देख रहे हैं इसके अंदर बेहतरियाँ आ रही हैं। और इसके अलावा सऊदी हुकाम जो हैं उनकी भी हदायत आती हैं हर साल, तो उस पर भी हम अमल करते हैं। तो इस साल जो हमने इकनॉमिक कंडीशंस वगैरह को देख के सबसे पहले तो आज़मीन हज के लिए हमने किस्तों का इंस्टॉलमेंट्स का वो हमने इजरा किया है कि वो जो कुरानदाजी है हज की जो एप्लीकेशंस की वसूली है उसके साथ सिर्फ अपने 2 लाख जमा करवाने हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब हज आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है जिस तरह आपने बताया कि तखमीना हमने रखा है 11:30 से 11:75 के दरमियान। तो जूँ हम अखराजात करेंगे हमें पता चलेगा कि कौन सी सहूलत हमें वहाँ पे इस साल कितने में मिल रही है। क्योंकि ये पब्लिक इदारा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो जितना भी एक हाजी का खर्चा होगा वो हम लेंगे उससे, और बाकी उसको अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन करें कि किस्तों पे हज कैसे किया जा सकता है, जी प्रोसीजर बताएं हम। इसमें इस तरह है कि जैसे अनाउंसमेंट की और आज हमने अखबारात में भी दे दिया कि जो 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमने एप्लीकेशंस लेनी है। हमारे 15 नामजद बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ से, तो आपने सिर्फ 2 लाख की टोकन मनी आपने जमा करानी है और साथ अपने क्वाइफ वगैरह जमा करवा के हज एप्लीकेशन पंच करवा लें। ठीक हो गया। कुरानदाजी की तारीख हमने रखी है 6 दिसंबर। ठीक है। तो उसमें जब आप कामयाब हो जाते हैं इंशाल्लाह तो फिर 10 दिन हम देंगे आपको। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर आपने 4 लाख मजीद जमा करवाना है। ठीक है, टोटल 6 लाख हो गया। टोटल 6। इसमें 2 वेरिएशंस हैं पैकेज में। एक तो है बेसिक पैकेज, इसके अंदर फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, आपकी ट्रेनिंग वगैरह तकरीबन हर चीज़ शामिल है, और अकोमोडेशन जो है वो शेयरिंग में है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि फैमिली है 2 मेंबर्स की या 3 मेंबर्स की, वो कहते हैं कि हमने सेपरेट रूम लेना, तो उसका टॉपअप अलग है। ठीक है। इसी तरह अगर कुर्बानी आप जो कि कंपलसरी है हज के साथ, वो आप हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो उसकी भी अलग उसके चार्ज। अच्छा, वो 6 लाख से आगे जरा बताइए। 6 लाख हो गया, आगे क्या? 4 लाख के साथ वो एडिशनल अगर आपने किया है तो वो आपने जमा कराना। इसके अलावा फिर हमने कहा है कि 1 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान हम आपको बताएंगे कि आपने मजीद कितने जमा कराने हैं। ठीक है। ब्रैकेट वही है 10.75 से 11.75 के दौरान जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उस वक्त जमा करवाएंगे। तो बेसिकली ये 1.5 से 2 महीने का टाइम है इस 10 लाख की अमाउंट में। ये इस तरह की इंस्टॉलमेंट की बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है। अभी 2-4 दिन बाद हमारा फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट की टेंडरिंग जो है उनके वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। सऊदीया में उसकी साथ साथ प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर फ़ज़ाई कंपनियों के साथ मुआहदात शुरू कर लिए, PIA के साथ कर लिए। तो ये जितनी भी सहूलियात हैं, क्योंकि ये हमारे काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, तो माशाल्लाह एयरलाइंस हैं, बैंक्स हैं, कल से बैंक भी शुरू हो जाएंगे, तो ये सब के साथ मिल के साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हमारा शुरू है। अच्छा बट साहब, ये जो शॉर्ट स्टे और लॉन्ग स्टे, कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर तो लंबा भी स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अखराजात जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे? तकरीबन सेम है, प्लस माइनस 50,000 का फ़र्क होगा। शॉर्ट हमने इसलिए मुतारफ़ करवाया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत यहाँ से जाना चाह रहे हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान के पास कोटा काफ़ी है कि 1,80,000 के करीब कोटा है। दूसरा, इतने मतलब रिसेशन के बाद भी यहाँ पे पाकिस्तान में हज सस्ता है पूरी दुनिया के मुकाबले में। आप अगर डॉलर्स में बात करें तो तकरीबन $4,500 में आपका जो है ना बेसिक पैकेज वो आसानी कर सकते हैं, जबकि बाहर से आपको शायद वो 10,000 से भी या 10 से 15,000 डॉलर। बाहर लोगों की परचेजिंग पावर भी तो बेहतर है ना, पर कैपिटा इनकम। लेकिन वो रिश्तेदार उनके पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इसी बहाने यहाँ पे चक्कर भी लग जाता है, हज भी कर लेंगे, बेशक वहीं से। अच्छा, वो एक आयशा ने जो पॉइंट उठाया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता हूँ उसको आप दोबारा एड्रेस करें कि जो फैसिलिटीज़ लोग एक्सपेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से, वो जाहिर बात है वो बेचारे वो गरीब लोग होते हैं जो अदरवाइज अगर मेरे पास बहुत पैसे तो मैं तो प्राइवेट भी कर लूँगा ना, तो आपके पास मैं तभी आऊँगा जब मुझे कुछ ना कुछ आपकी हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट की असिस्टेंस चाहिए। हाउ टू मेक श्योर जो होटल्स आप इंगेज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज आप इंगेज कर रहे हैं वो अच्छी हैं? क्या चौधरी सालिक साहब का इसमें भी फोकस है, उन्होंने वो देख रहे हैं इसको? क्योंकि रिलीजियस अफेयर के जो मिनिस्टर होते हैं वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओब्वियसली इनका। नहीं, डेफिनेटली पिछले साल भी काफ़ी इसमें जो है अकोमोडेशन में भी और ट्रांसपोर्ट में भी और फूड में ये बेहतरीन थी, लोगों ने, हुजाज इकराम ने इसको सराहा है। अच्छा। जो हज के 5 दिन हैं उसमें उनको मुश्किलात आई, लेकिन मैं अगेन कहूँगा अपने
जो आज़मीन हज इस साल जाना चाह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग मस्ट लें, ठीक है, ट्रेनिंग मस्ट लें और सीख कर जाएं हज, और उसकी मुश्किलात को भी आप मद्देनजर रखें। इस साल जो मैंने बताया कि जो मुश्किल मदीना और मक्का का स्टे है उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तारीफें कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे। हज के 5 दिनों में, क्योंकि अभी बहुत हार्श वेदर में आ रहा है, दिन ब दिन पीक गर्मियों में आ रहा है, तो उसमें हमने जो सऊदी हिदायत हैं उस पर जब अमल करेंगे तो फिर उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। सर, वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई आज़मीन हज वहाँ पर है, इंतकाल हो जाता है, तो उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सऊदी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनका कानून है वो ये है कि जो हाजी उनकी सरजमीन पर है, अगर मदीना मुनव्वरा में उसका इंतकाल हुआ है तो उसको जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत मिलेगी। ये तो बेहतरीन, ठीक है। और अगर वहाँ पे है, मक्का में है, तो उसको शराय कब्रिस्तान वहाँ पे होगी। और ये फार्म पर ये दस्तखत करता हाजी, ये हमने टर्म कंडीशन लिखी है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती, क्योंकि हज जब चल रहा है तो मतलब 25 से 30 लाख लोगों का इंतजाम करना, उस दौरान आप जब फ्लाइट्स उतर रही हैं, आप डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन। मुआवजे के हवाले से क्विकली बता। मुआवजे में हमने ये किया है कि उसको 10 लाख था पहले, तकाफुल फंड के जरिए कवर कर रहे हैं हम, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस दफ़ा जो है उसके लवाहिकीन को 20 लाख है। तो भट्ट साहब, इसका प्रोसेस आसान है? जो बेचारे लवाहिकीन है, खुदा न खास्ता है कि उनका प्यारा चला गया, हमारे सरकारी वो लाइनों में लग जाते हैं ना, खिड़की पे खिड़की फिर खिड़की। नहीं, हमें तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ना करे किसी के साथ, लेकिन वो एक अपनी ड्यूटी समझ के भी, दीनी जज्बे के तहत भी काम करते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, एंड आई होप इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के अंदर इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा है। टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स, आई बिलीव टेक्नोलॉजी हमेशा हेल्प करती है, उसका सही इस्तेमाल हेल्प करता है। अल्लाह करे कामयाबी से इंप्लीमेंट हो ये प्रोजेक्ट, तो हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं और इसका कितना फायदा होता है। टाइम कम है, कल इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।